हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप देख रहे हैं बीट्स फॉर बायोलॉजी। अंतिम युद्ध का 1 डे 1 चैप्टर में हम लोग आ चुके हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में। टोटल 15 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं क्लास 11th के। 7 चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी के बचे हैं और बाकी पूरा क्लास 12th बचा हुआ है। तुमको पता है रेगुलर क्लासेस मैं नहीं ले पा रहा था। कभी मॉर्निंग को क्लास हो रही थी, कभी नाइट को क्लास हो रही थी। टाइम कभी शेड्यूल हो रहा था आधे घंटे आगे, कभी 1 घंटे आगे, कभी कभी क्लासेस नहीं भी हो रही थी। इसलिए मैंने सोचा आगे के जितने भी चैप्टर्स बचे हुए हैं सबको मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डालूंगा। रोज रात को 9 बजे वीडियो आएगी, प्रीमियर होगी। मैं चाहे मॉर्निंग में चाहे लेट नाइट में कभी भी तुम्हारे लिए वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन रोज रात को प्रीमियर जो चलेगी वो रोज रात को 9 बजे, ताकि जो तुम्हारा रूटीन बना रहेगा वो उसी के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। और बाकी क्वेश्चंस का जो टाइम है वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि अनअकैडमी के स्पेशल क्लास पे क्वेश्चंस कब होंगे, क्योंकि इस समय तुम्हारे लिए ऑर्डर में वीडियोस आना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर माइंड में ये चलता रहता है होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। और मैंने अपने आप से पहले ही वादा कर लिया था कि इस बार 23 जून को सिलेबस कंप्लीट पूरी तरीके से तुम्हारा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 23 के बाद ही मैं लाइव आऊंगा तुम्हारे लिए, और उसके बाद जो आगे सेशन है रिवीजन सेशन वो तुम्हें करवाऊंगा। पहले मेरा टारगेट है पूरी तरीके से अंतिम युद्ध को कंप्लीट करवाना 23 जून तक, जैसा कि पहले ही वादा किया जा चुका है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्लास 11th की 16th नंबर चैप्टर है। वेटेज टोटल अगर हम देखें तो 2 क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन कहने का मतलब 8 नंबर होते हैं। चैप्टर बहुत ही सिंपल है, सबका फेवरेट चैप्टर है। इसमें मैंने एनसीईआरटी पूरा इंक्लूड किया है, प्लस साथ में एमसीक्यूज भी हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं एग्जामों में। और इसके बाद तुम्हारा जो पसंदीदा है की पॉइंट में सारे बुलेट पॉइंट, वो भी जहां जरूरत है वहां पे मैंने डाला है, जहां पे तुम्हें याद करने की जरूरत होती है। तो स्टार्ट करते हैं। अपनी एनसीईआरटी खोल कर बैठना। हम लोग बिल्कुल बेसिक से यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करते हैं फूड। तुम जानते हो फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। चाहे तुम हो, मैं हूं, सबको जरूरत होती है फूड की। तो याद रखेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट है। बेसिक रिक्वायरमेंट में सिर्फ फूड नहीं आता, पानी भी आता है। तो 2 चीजें हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट में शामिल होती हैं, फूड और वाटर। इसके अलावा मेजर कंपोनेंट जो हम अपने खाने में शामिल करते हैं उनमें क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है। ये मेजर कंपोनेंट होंगे हमारे खाने के। इसके अलावा क्या क्या ऐसे हैं जो माइनर क्वांटिटीज में जरूरत होती हैं, मींस स्मॉल क्वांटिटीज में? विटामिन्स की जरूरत होगी और मिनरल्स की जरूरत होती है। तो मेजर का केस और माइनर का केस तुम्हें याद रखना है। खाने से हमें एनर्जी मिलती है, और जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हम अपने खाने में शामिल करते हैं, जैसे एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, जितना भी कुछ है, वो हमारे टिश्यूज को, एनिमल टिश्यूज जितने भी हैं, उनको ग्रोथ और रिपेयर करने का वो काम करती है। नेक्स्ट, जो पानी हम पीते हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे मेटाबॉलिज्म में। तुम एक बात जानते होगे, हमारे बॉडी की मैक्सिमम रिएक्शंस पानी के प्रेजेंस में चलती हैं, जिन्हें हम हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। ऑल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। जैसे बॉडी में पानी की कमी ना हो जाए तो वो चीज पानी से कंप्लीट होती है। तो पानी की कमी होना मतलब डिहाइड्रेशन होना। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हमने अपने खाने में लिया, क्या ये इसी फॉर्म में हमारे बॉडी में अब्सॉर्ब होंगे? बिल्कुल नहीं। पहले इनको टूटना होगा छोटे छोटे टुकड़ों में। देखो ना, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। पहले इनको टूटना होगा और इनको सिंपल सब्सटेंसेस में टूटना होगा। इसका मतलब पहले ये कॉम्प्लेक्स रहे होंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट का टूटना ग्लूकोज में, फैट्स का टूटना ग्लिसरॉल में, प्रोटीन का टूटना अमीनो एसिड्स में। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स चीजें सिंपल फॉर्म में टूट रही होती हैं, और वो हमारे बॉडी में कुछ इस फॉर्म में टूटती हैं कि वो एब्जॉर्ब हो जाएं। ठीक है, इसे ही हम डाइजेशन कहते हैं।
मतलब बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स का कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में टूटना, हम इसे डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत होती है। वहां दो मैकेनिज्म अपनाए जाते हैं, एक होता है मैकेनिकल मेथड और एक होता है बायोकेमिकल मेथड। 1 और 2 मैंने नाम दिया। मुझे यह बताओ, एंजाइम्स की मदद से कौन काम चलेगा? बात सिंपल सी है, बायोकेमिकल। जितने भी कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होंगे हमारे स्टमक में या हमारे पूरे इंटेस्टाइन में, तो ये काम कौन कर रहा होगा? मैकेनिकल। तो दो चीजों से हमारा डाइजेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हो पाता है। जैसे कुछ बेसिक सी बातें जो इसमें हमें याद रखनी थी, तुम्हारा फेवरेट की पॉइंट। फूड की बात करें, हमें एनर्जी देता था और ग्रोथ और रिपेयर होता था टिश्यू का। ऑर्गेनिक मटेरियल दो चीजों में होती है, एक मेजर और एक माइनर। मेजर में क्या चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। माइनर में क्या चाहिए? तो विटामिन, मिनरल। पानी की बात करें, मेटाबॉलिज्म में और बाकी डिहाइड्रेशन से हमें बचाता है। डाइजेशन, एक मैकेनिकल डाइजेशन और एक केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल कहां होगी? तुम्हारे ओरल कैविटी में, दांतों से चबाने का, फिर पेट में कॉन्ट्रैक्शन और इसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में भी। केमिकल डाइजेशन की बात करूं, जहां एंजाइम है, तो ओरल कैविटी में भी, स्टमक में भी और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी। इसका मतलब जहां जहां मैकेनिकल, वहां वहां केमिकल डाइजेशन हमारे इंटेस्टाइन में, स्टमक में, सब जगह चल रहा है। एंजाइम की हेल्प से जो हो वो केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में मैस्टिकेशन, दांतों से चबाना, फिर चर्निंग मूवमेंट, फिर खाने को टुकड़ों में तोड़ना, ये सब मैकेनिकल डाइजेशन का ही हिस्सा है। अब आते हैं इस डायग्राम में। इस डायग्राम की लेबलिंग बहुत ही सिंपल है, सबको पता होगी। मैं कुछ एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड नहीं करने वाला, क्योंकि जितने भी आज तक पेपर बनाए गए हैं वो बिल्कुल एज इट इज जो एनसीईआरटी में है उनसे ही बनाया गया है। वो डिटेल्ड लेक्चर की बात होती है, थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ना। अभी हम बिल्कुल काम की बात करेंगे। पैरोटिड ग्लैंड, लोकेशन याद रखना है, हमारे ईयर के पास होता है। नेक्स्ट, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल। सबलिंगुअल की बात करें, हमारे टंग के नीचे होता है, और सब मैक्सिलरी अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों के बीच के जंक्शन में प्रेजेंट होता है। ये तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स बहुत जरूरी हैं। ये कहां है प्रेजेंट? हमारे माउथ के बाहर, लेकिन इनका जो सिक्रीशन है वो हमारे माउथ के अंदर में होता है। ओरल कैविटी जानते ही हो, माउथ ओपनिंग को कहा जाता है और अंदर के खाली जगह को ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी के नाम से जानते हैं। ये नैरो पाइप देख रहे हो, ईसोफिगस कहलाता है। स्टमक जे शेप का। लीवर देख रहे हो, हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कहलाता है। गॉल ब्लैडर इसके अंदर में ही मौजूद है, जहां पे जो बाइल जूस है इनको कंसंट्रेट किया जाएगा। ड्यूडेनम, नेक्स्ट जेजेनम और नेक्स्ट इलियम। ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। इसके बाद पैनक्रियाज जानते ही हो, मिक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, एक्सो प्लस एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन के पहले 3 पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, शीकम, कोलोन और रेक्टम। कोलोन के भी 4 पार्ट होते हैं। जो ऊपर जा रहा है असेंडिंग कोलोन, इधर जा रहा है ट्रांसवर्स कोलोन, नीचे गया डिसेंडिंग कोलोन, और यहां पे जो है इसे हम कहते हैं सिग्मोइड कोलोन। कोलोन के पहले हमें क्या मिला? सीकम। यहीं पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं, पता है तुम्हें। और बाकी लास्ट में रेक्टम और फिर एनस से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था वो बाहर की तरफ बॉडी से निकल गया। और फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, और यहीं पे प्रेजेंट होती है एपिग्लॉटिस, जो कि खाने को जो फेरिंग्स है उनमें जाने से बचाता है। बेसिक सी बात है, याद रखना है। नेक्स्ट, अगली पैराग्राफ। ह्यूमन की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें एनसीईआरटी 2 बातें करती है कि एलिमेंट्री कैनाल को इंक्लूड करेंगे और इनसे जुड़े हुए ग्लैंड की बात करेंगे। आखिर वो कौन कौन है, पहले उनको समझना है हमें। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने इसके 2 टुकड़े किए, एक पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल और एक पार्ट है एसोसिएटेड ग्लैंड, जो एनसीईआरटी ने बोला। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ आएगा, ठीक है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, अंदर के ओरल कैविटी को कह रहे हैं। ईसोफेगस आएगा, देन स्टमक आएगा और बाकी इंटेस्टाइन, दोनों स्मॉल और लार्ज दोनों। एसोसिएटेड ग्लैंड्स में मतलब कुछ ऐसे चीज जो सिक्रीशन करने का काम कर रहे हों।
सलाइवरी ग्लैंड्स जो माउथ में, लीवर की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, गॉल ब्लैडर कंसंट्रेशन का काम, और पैनक्रियाज की बात करें ये भी ड्यूडेनम में। तो समझ में आया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या है, ये ग्लैंड्स और बाकी एलिमेंट्री कनाल में जितनी चीजें हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से कि आखिर ये जो एलिमेंट्री कनाल है ये कैसा है, इनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, और इसके बाद इनसे जुड़े हुए ग्लैंड्स की बात होगी। ये बहुत ही सिंपल सा पोर्शन है, आगे देखते हैं। एलिमेंट्री कनाल क्या माउथ से स्टार्ट होता है? ये रहा माउथ। क्या ये एंटीरियर साइड में है? तो मैंने कहा कि हां माउथ है, एंटीरियर ओपनिंग को कहते हैं। ऊपर एंटीरियर तो नीचे पोस्टीरियर, ऊपर माउथ तो नीचे एनस मिलेगा हमें। तो माउथ और एनस, तो मैं क्या कह सकता हूं? एनस पोस्टीरियरली, माउथ एंटीरियरली। ठीक है, माउथ तो इस ओपनिंग को कहा गया है, तो माउथ के अंदर चलेंगे तो हमें बक्कल कैविटी मिलेगा, या जिसे ओरल कैविटी कहते हैं, जिसमें दांत प्रेजेंट होती है। ओरल कैविटी में टीथ के साथ साथ एक टंग भी है। ये जो टंग है हमारा, ये स्केलेटल मसल्स का बना हुआ है। टंग और टीथ जो कि 32 हैं किसी भी अडल्ट में, ये हमारे ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है। हमारे जो दांत हैं वो जॉ बोन के सॉकेट में धसे होते हैं, 32 के 32 दांत। सॉकेट में धसना, इस टाइप के अटैचमेंट को हम थीकोडॉन्ट का नाम देते हैं। ऐसे 3 तरह की डेंटिशन की बात होती है। एक तो थेकोडॉन्ट हुआ ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, इसके बाद पढ़ेंगे डायफायोडॉन्ट, जिंदगी में दांत का 2 बार आना, मिल्क टीथ जिसे हम डेसिडुअस टीथ कहते हैं, और इसके अलावा एक परमानेंट टीथ होगा। इसके बाद हेट्रोडॉन्ट डेंटिशन, हमारे 4 तरह के दांत, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो पहला थेकोडॉन्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स, सारे मैमल्स नहीं, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स, ह्यूमन बीइंग को भी इंक्लूड कर दें तो उनकी जिंदगी में 2 बार दांत का आना होता है। पहली बार जो आता है उसे टेम्पररी कह दो, मिल्क कह दो, डेसिडुअस कह दो। उसको रिप्लेस कौन करते हैं? परमानेंट टीथ रिप्लेस करते हैं, या उन्हीं को हम एडल्ट टीथ कहते हैं। तुमने ये बात देखा होगा, बचपन से हमारी आती है, जो बोलते हैं ना दूध वाली दांत आई है, और उसके बाद आ जाती है एडल्ट टीथ आती है, परमानेंट जो रहती है बुढ़ापे तक। ऐसे टाइप के को बोलते हैं डाइफायोडॉन्ट। तो अभी तक हमने देखा थेकोडॉन्ट अटैचमेंट के बेसिस पे जॉ बोन के अंदर, डाइफायोडॉन्ट जिंदगी में 2 बार दांतों का आना। अडल्ट ह्यूमन की बात की जाए तो 32 परमानेंट टीथ देखने को मिलेगा, जिसमें 4 डिफरेंट टाइप के टीथ होंगे, जिसको बोला जाता है हेट्रोडॉन्ट डेंटिशन। सिंपल, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। रिप्रेजेंटेशन साइन याद रखेंगे, इंसीजर आई से, कैनाइन सी से, प्रीमोलर पीएम से, और मोलर्स एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पे बात आती है कि डेंटल फॉर्मूला क्या होता है अडल्ट का। तो बोल देते हैं डायरेक्ट 2123/2123 into 2, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा गलत होते हैं। आखिर इनका मतलब क्या है, इनको समझने के लिए मैंने यहां पे कुछ लिखा है, ध्यान देंगे जरा। डेंटल फॉर्मूला का मतलब क्या है? टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर जॉ। जैसे ये मेरा अपर जॉ है, ये मेरा लोअर जॉ है। अपर जॉ का भी तुम हाफ कर दो, इसका मतलब इधर 2 हाफ हो गए और इधर 2 हाफ हो गए। तो समझ में आया? देखो जरा, इससे समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसको कहता हूं कि ये लेफ्ट साइड का, ये राइट साइड का, तो लेफ्ट साइड में भी अपर होगा ना, लोअर होगा ना, तो 8 दांत ऊपर 8 दांत नीचे 16, ऐसे ही 8 ऊपर 8 16। तो ऐसे ही टीथ के अरेंजमेंट को हम डेंटिशन कहते हैं। देखो ऊपर में 2123/2123 into 2, तो कितना हो जाएगा टोटल? 32 टीथ यहां पे देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी ने क्लियर लिखा है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर, इसी ऑर्डर में चलेगा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। एक और बात, अगर मैं बच्चे का फॉर्मूला लिखूं तो बच्चे का फॉर्मूला आएगा कुछ ऐसा, 2102/2102 into 2। इसमें तुम देख रहे होगे
एक दांत तो एब्सेंट है, प्रीमोलर। तो याद रखेंगे जो बच्चे होते हैं उनमें प्रीमोलर्स एब्सेंट होता है। ऐसा ये क्वेश्चन आया था कि एक स्कूल में चाइल्ड का चेकअप हुआ तो उसमें क्या एब्सेंट था, तो प्रीमोलर्स एब्सेंट रहता है। टीथ के ऊपर में जो हार्ड च्यूइंग सरफेस होती है, ऊपर में जो दांत के ऊपर में जो हार्ड सरफेस होता है उसे हम इनामेल का बोलते हैं, बना हुआ है, खाने का मैस्टिकेशन में काम करता है, खाने को चबाने में ये काम करेगा। टंग जो कि स्केलेटल मसल का बना हुआ होता है, फ्रीली मूवेबल होता है, आगे से तो फ्रीली मूवेबल है और पीछे से हार्ड बोन जो कि यू शेप्ड बोन होता है उससे अटैच्ड होता है। ठीक है, और बाकी यहां पे बात करें फ्लोर पे, देखना जरा ध्यान से। अगर मैं पूरे ओरल कैविटी को एक कमरा कहता हूं तो इसके नीचे वाले को फ्लोर कह सकता हूं, ऊपर वाले को रूफ कहूंगा, जो ऊपर में पैलेट है। नीचे जो कमरे की नीचे की बेस है उसे यहां पे एनसीईआरटी बोल रही है फ्लोर। तो अपने टंग को ऊपर करोगे तो देखोगे एक टाइप का अटैचमेंट है जिसे लिंगुअल फ्रेनलम के नाम से हम जानते हैं। टंग के अपर सरफेस में छोटे छोटे प्रोजेक्शंस मिलते हैं जिनको हम पैपिली कहते हैं। कई सारे पैपिली होते हैं, सर्कमवैलेट पैपिली, फंजाइफॉर्म पैपिली, है ना। ये पैपिली छोटे छोटे प्रोजेक्शंस हैं। इनमें क्या प्रेजेंट होता है, टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड जैसे स्वीट टेस्ट है, सॉल्टी है, बीटर है ना, कैसा टेस्ट है वो टेस्ट बर्ड्स से पता चलता है। और टेस्ट बर्ड्स कहां है, पैपिली में प्रेजेंट है। ये देख लिया तुमने टीथ का डेंटल फॉर्मूला, ये भी देख लिया तुमने 8 8 8 8, ये याद रखना है हमें। नेक्स्ट एनसीईआरटी में डायग्राम देखो जरा। ये डायग्राम में देखो, यहां से आधा इधर का पोर्शन, आधा इधर का पोर्शन, इसमें बस 8 दांत दिखाया गया है। अब ध्यान देना जरा, अगर मैं इसको कंसीडर करता हूं लोअर जॉ, तो क्या अपर जॉ में भी तो 8 दांत मिलेंगे ना। तो इधर हो गए 16 और इधर हो गए 8 और इसके अपर में कंसीडर करो तो 16। ये सॉकेट हैं, इन्हीं में ये दांत को इंबेड किया जाता है। तो ध्यान रखना, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर हैं ये। और इधर भी रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए कि कौन क्या है। जैसे 6 नंबर की जो चीज है इधर से मिलाओगे तो मोलर दिख रहा है तुमको। ये 4 नंबर की चीज है, प्रीमोलर है। 3 नंबर वाली जो चीज देख रहे हो तुम, ये कैनाइन है। और 1 नंबर वाली चीज है इंसीजर। तो इधर के भी डायग्राम देखकर तुमसे पूछे जा सकते हैं कि कौन क्या है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ का जॉ में अरेंजमेंट दिखाया जा रहा है। ये बेसिक सी बात है, रिवीजन पॉइंट है ये। ठीक है, तो ये रिवीजन इससे काफी क्विक कर पाओगे तुम। ठीक है, तो आराम से ये रिवीजन के लिए है तुम्हारे। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि लास्ट टाइम पे तुम रिवाइज कर पाओ, एनसीईआरटी में लिख लेना साइड में। अब एक क्वेश्चन करो, नीट 2018 का क्वेश्चन है, ह्यूमन डेंटेशन। जल्दी से सोचो आंसर क्या आ रहा है, ह्यूमन डेंटेशन। तो आंसर आना चाहिए तुम्हारा बी। आ रहा है सबका बी। थेकोडोंट अभी जस्ट पढ़ा है, डायफोडोंट जस्ट पढ़ा है, हेट्रोडोंट भी जस्ट पढ़ा है। ये तीनों ह्यूमन डेंटेशन की क्वालिटी होती है। एक क्वेश्चन ये करें, विच टीथ वेयर एब्सेंट। अभी बात हो रही थी डेंटल चेकअप वगैरह के बारे में, तो यहां पर कौन सा दांत एब्सेंट है, आंसर आ रहा है सबका बी। अभी बात हुई थी प्रीमोलर्स के बारे में कि प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं आगे। हमने बात की ओरल कैविटी के बारे में। ओरल कैविटी के नीचे अगर तुम देखोगे तो फेरिंग्स आएगा। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है जहां पे फूड भी जा रहा है और जहां पे एयर भी जा रहा है। ठीक है भाई, फूड और एयर के लिए बात यहां पे हो गई। अब चलते हैं आगे। अब तुम्हारे फेरिंग्स के पास से ही 2 तरह के डिवीजन होती है। जैसे अगर मान के चलो यहां पे फेरिंग्स है तो यहीं से 2 डिवीजन हो जाएगी 2 पाइप की। एक पाइप को कहा जाता है ट्रैकिया, जो कि विंड पाइप है जो लंग्स में चली जाएगी, और एक और पाइप है इसोफेगस जो हमारे स्टमक को टच करेगा। देखो आगे, इसोफेगस एंड द ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम विंड पाइप कहते हैं, इसोफेगस को फूड पाइप। ये फेरिंग्स वाले पोर्शन में खुलते हैं, या ऐसा कह सकते हो फेरिंग्स से 2 पोर्शन खुलते हैं, इसोफेगस और ट्रैकिया। अब ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या है, विंड पाइप के ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं। अभी मैं कह रहा था ना कि ट्रैकिया, ट्रैकिया के ऊपर में यहां पे लगी होती है एपिग्लॉटिस। चांसेस तो ये भी है ना कि जब खाना खा रहे हैं तो ट्रैकिया में भी खाना चला जाए, तो उसको बचाने का काम कौन करता है, एपिग्लॉटिस। बहुत इंपॉर्टेंट। कार्टिलेज का बना हुआ होता है
एपिग्लॉटिस। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, जो कि फूड को इंटर नहीं होने देता है ग्लॉटिस में। और ग्लॉटिस क्या होता है? विंड पाइप की ओपनिंग को हम ग्लॉटिस कहते हैं। तो निगल जब रहे होते हैं हम, तो उस समय ट्रैकिया ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और यहां से एपिग्लॉटिस से ये चीज बंद हो जाती है। गल्लेट। अब गल्लेट क्या होता है? ये फूड पाइप की ओपनिंग को गल्लेट कहते हैं और यहां पे विंड पाइप की ओपनिंग को हम ग्लॉटिस कह रहे हैं। ठीक है, अब बात आई इसोफेगस के फीचर की। इसोफेगस एक पतला सा लंबा सा ट्यूब होता है जो पोस्टीरियरली नीचे की तरफ पास हो रहा है और नेक को क्रॉस करता हुआ, थोरैक्स और डायाफ्राम का क्रॉस करता हुआ, डायाफ्राम वही है मसल्स की बनी हुई एक लेयर, उसको क्रॉस करता हुआ आगे स्टमक में पहुंच जाता है। और स्टमक का शेप कैसा है? स्टमक का शेप है जे शेप, ध्यान रखना। जे से बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम स्टमक कह देते हैं। अब यहां पे ध्यान देना, जैसे ही इसोफेगस से खाना नीचे की तरफ गिर रहा है तो इसोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर लगी होती है, जिसका नाम क्या होता है? स्फिंक्टर का नाम है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, या इसी का एक और नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। इसका काम है कि वो स्टमक और इसोफेगस के बीच में रहना और खाने को रेगुलेट करना। अब बात आती है, एक आता है स्फिंक्टर और एक आता है वाल्व, दोनों में क्या अंतर है? स्फिंक्टर से चीजें बैक फ्लो भी हो सकती हैं, लेकिन जो वाल्व है, एक बार अगर उससे कोई चीज चला गया उसके बाद रिटर्न पॉसिबल नहीं है। स्टमक की बात करें, लोकेशन कहां है? सबसे पहले तो अपर एब्डोमिनल कैविटी में है। दो तरह की कैविटी होती है, एक होता है थोरैसिक और एक होता है एब्डोमिनल। दोनों को डिवाइड करने का काम डायाफ्राम करता है। स्टमक जो कि अपर रीजन में है, लेफ्ट में है स्टमक, राइट में है लीवर, तो एब्डोमिनल कैविटी में होता है। इसके टोटल कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं इसके। एक होता है कार्डियक, एक होता है फंडिक, एक होता है बॉडी और एक होता है पाइलोरिक। टोटल कितने पार्ट हुए? 4। कार्डियक, फंडिक, बॉडी और पाइलोरिक। कार्डियक की बात करें तो कहां खुलेगा? जहां इसोफेगस खुलता है, पहला रीजन में। फंडिक रीजन वही है जहां गैसेस डिपोजिट होते हैं। बॉडी मेन सेंट्रल रीजन होता है और पाइलोरिक वो पोर्शन है जो कि ड्यूडेनम में जाकर खुलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में ये खुलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 रीजन में होते हैं, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। ड्यूडेनम का शेप कैसा? तो सी शेप। स्टमक का शेप जे शेप। इसके बाद नेक्स्ट, जेजनम के बारे में खास फीचर, लंबा होता है, ठीक है, क्वाइल्ड है पूरी तरीके से, ठीक है, मिडिल वाला पोर्शन है जेजनम। और पूछे हाईली क्वाइल्ड कौन है? तो इलियम। जेजनम और इलियम में क्वाइलिंग मैक्सिमम किस में मिलेगी? तो बोलेंगे इलियम। अब इससे रिलेटेड ये डायग्राम, यहां पे जो स्फिंक्टर लगा है, नाम क्या है? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर, क्योंकि बगल में रीजन है यहां पे कार्डियक। 4 पोर्शन देख लिए, फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन खुला? पाइलोरिक, देख सकते हो। और बाकी जो कार्डियक है जहां इसोफेगस खुल रहा है, फंडस ऊपर, और मेन सेंट्रल रीजन कौन है? बॉडी। ये देखो, बिल्कुल काम की सारी बातें एक जगह पे लिखी हुई है, जितना तुम्हें याद करना है। ठीक है, तो क्विक रिवीजन के लिए ये काफी ये चीज अच्छा रहेगा। इसका पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करो, पॉज कर लेना और पॉज कर इस क्वेश्चन को करो, क्या है और इसका आंसर तुम्हारा आना चाहिए। ए, अभी जिक्र हो रहा था एपिग्लॉटिस का, बिल्कुल। नेक्स्ट, अब आते हैं आगे के पोर्शन में, जिसका नाम है, आगे ओपनिंग की बात यहां पे की जा रही है। अब देखो, स्टमक खुल रहा है ना ड्यूडेनम में, तो उसको भी तो कोई गार्ड करने वाला स्फिंक्टर होना चाहिए। तो यहां पर कौन सा है? पाइलोरिक। अभी तक 2 स्फिंक्टर आ गए, एक का नाम था कार्डियक और एक का नाम है पाइलोरिक। कार्डियक वो पोर्शन जहां इसोफेगस स्टमक में खुलता है, और जहां स्टमक खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट ड्यूडेनम में, उसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। इलियम, आगे इलियम कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी पार्ट को हम इलियम कहते हैं।
और इलियम जाकर लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर खुल जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट मैंने बताया, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम वही छोटा सा ब्लाइंड सैक है, मतलब जिसकी एक ओपनिंग होती है जहां पे कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जहां वो हमसे न्यूट्रिशन वगैरह लेने का काम करते हैं और सिक्रीट करते हैं थोड़ा बहुत विटामिन B12, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में। वहीं पे सीकम के पास ही एक फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होता है, जिसे तुम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हो, जो आज के टाइम पे वेस्टिजियल हो चुका है। आज के टाइम पे इसका कोई फंक्शनल रोल नहीं होता है जो सीकम से निकलता है। पहले काम होता था सेलुलोज के डाइजेशन में, आज हमारे में तो कोई काम इनका नहीं है। सीकम से खाना कोलोन में पास कर दिया गया और कोलोन को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। स्टमक को भी 4 पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट में, कोलोन को 4 पार्ट में। नीचे से ऊपर गए असेंडिंग, ऊपर रहे ट्रांसवर्स, नीचे आए डिसेंडिंग, बीच में सिग्मॉइड है जहां पे टर्निंग हुआ उसको सिग्मॉइड कहते हैं। डिसेंडिंग पार्ट की हम अगर बात करते हैं तो ये आगे जाकर रेक्टम में खुल जाता है और रेक्टम के बाद कौन सी चीज आती है? एनस। बहुत ही सिंपल सा पैराग्राफ है, इमेजिन भी कर पा रहे होगे कैसे कैसे काम हो रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन के मैंने 3 पार्ट बताए, सीकम, कोलोन और रेक्टम। काम की सारी बातें यहां पे लिखी हुई हैं। ये 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पूछा जाए मैक्सिमम डाइजेशन कहां हुआ खाने का? ड्यूडेनम, क्योंकि मैक्सिमम जूस यहीं पे सिक्रीट होते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड कहां कंप्लीट हो रहा है? कंप्लीट की बात पूछी जाए डाइजेशन तो इलियम। पूछे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां हो रहा है तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बोलेंगे जेजनम में। मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडेनम, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जेजनम, और डाइजेशन ऑफ फूड कहां कंप्लीट होगा? इलियम। ये बातें एनसीईआरटी में जरूर लिख लेना। क्वेश्चन करो, 2020 का ही क्वेश्चन है। करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। आंसर आ रहा होगा, आंसर आना चाहिए सी। देखो, अगर हम बात करें इलियम इज ए हाईली क्वाइल्ड पार्ट, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम की अगर बात हम करें तो यहां पे ये हाईली क्वाइल्ड पार्ट होता है। बिल्कुल सही है। इलियम ओपन्स इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम तो लार्ज इंटेस्टाइन में खुलेगा ना। सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम द सीकम पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो आंसर क्या होगा? सी। क्लियर? नेक्स्ट आगे देखो, इस क्वेश्चन को लगाओ। कहां होते हैं सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो आंसर आ रहा है ए, सीकम कहते हैं। क्वेश्चन थोड़ा मैं फास्ट करवा रहा हूं क्योंकि टाइम थोड़ा बचेगा हमारा, तुम बीच में पॉज कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये देखो, हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल हैं इनको टोटल 4 लेयर में 4 लेयरिंग होती है इसमें, ऐसा कह सकते हो तुम। इसोफेगस से जर्नी को स्टार्ट करो और लेकर चलो नीचे रेक्टम तक लेकर चलो, तो टोटल कितने लेयर्स मिलेंगे? 4 लेयर। और डायग्राम से तुम्हें दिखाता हूं। ये तुम्हारा स्टमक है, स्टमक में से इस वाले लेयर को मैंने जूम कर दिया, तो इस वाले लेयर को मैंने जो जूम किया है ना, तो इसमें से मुझे 4 लेयर दिखे। जो सबसे बाहर है सेरोशा, उसके बाद मस्कुलरिस, उसके बाद सबम्यूकोशा और उसके बाद म्यूकोशा। अब इसमें से हमसे एग्जामिनर क्या पूछेगा? वो बोलेगा आउटर टू इनर बताओ, तो सेरोशा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोशा और म्यूकोशा। इनर टू आउटर बोलो तो म्यूकोशा, सबम्यूकोशा, मस्कुलरिस और सेरोशा। अब एक एक कर देखते हैं सबको। सबसे पहला सेरोशा, फिर देखेंगे मस्कुलरिस, फिर सबम्यूकोशा, फिर म्यूकोशा। मैं तुम्हें काम की भी चीज बताऊंगा क्या क्या तुम्हें इसमें याद रखना है। सबसे पहले सेरोशा, सबसे बाहर का है, बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर। नीट में यही क्वेश्चन आया था अभी। थीन मेसोथीलियम किस चीज का बना होता है? थीन मेसोथीलियम का। अभी मेसोथीलियम क्या है? हमारे बॉडी में बहुत सारे विसरल ऑर्गन्स हैं। विसरल ऑर्गन वो ऑर्गन हैं जो किसी कैविटी में होते हैं, जैसे दिल की बात करें पेरिकार्डियल कैविटी में होता है, तो वहां पे भी कौन सी लेयर होगी? सेरोशा प्रेजेंट रहेगी, साथ में कुछ कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड वगैरह प्रेजेंट वहां पे रहेंगे, ठीक है। मस्कुलरिस नाम से लग रहा है कि स्मूथ मसल्स का बना होगा। अंदर वाले सर्कुलर मिलेंगे, आउटर वाले लॉन्गिट्यूडनल, ट्रिक हो जाएगा आइकोल। इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल।
यहीं पे मस्कुलरिस वाले रीजन में अगर हम स्टमक में चलें तो स्टमक में हमें ऑब्लिक मसल लेयर देखने को मिलती है। डाइजेशन में और भी अच्छा ये हेल्प कर पाती है। सम रीजन मतलब स्टमक। सब म्यूकोशा की बात करें तो यहां पे हमें लूज कनेक्टिव टिश्यू वगैरह देखने को मिलेगा, जहां पे नर्व्स, ब्लड और लिम्फ वेसल्स वगैरह मिलेंगे। अब जो काम की चीज याद रखनी है वो ये है, सेरोशा आउटर मोस्ट लेयर, थीन में जो थीलियम का बना हुआ होता है, कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी है। मस्कुलरिस में इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। सब म्यूकोशा में लूज कनेक्टिव टिश्यू है और साथ में नर्व, ब्लड और लिम्फ वेसल्स हैं। म्यूकोशा की बात करें, इनर मोस्ट लेयर है और जो पूरे के पूरे ल्यूमेन को लेयरिंग करने का काम करती है। यहां पे देख सकते हो सेरोशा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोशा और म्यूकोशा, और ये ल्यूमेन वाला पोर्शन है और ल्यूमेन को पूरी तरीके से लाइन करने का काम किसका है? म्यूकोशा का। नर्व्स, ब्लड और लिम्फ वेसल्स पूछा जाए कौन से लेयर में है तो बोलोगे सब म्यूकोशा वाले लेयर में। नेक्स्ट, ड्यूडेनम की बात करें तो वहां पे सब म्यूकोशल ग्लैंड होते हैं जिनको बोला जाता है ब्रनर्स ग्लैंड के नाम से हम उन्हें बुलाते हैं। कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है यहां पे? ब्रनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है, ड्यूडेनम वाले पोर्शन में। पूछा जाए ये किसका मॉडिफिकेशन है? सब म्यूकोशा वाले पोर्शन में है। सेरोशा में कोई ग्लैंड है? नहीं। मस्कुलरिस में है? नहीं। सब म्यूकोशा में है? हां। अब मैं जब ड्यूडेनम वाले पोर्शन में चलूंगा, सबसे पहले मैं अंदर से अगर चलूंगा तो मुझे क्या मिलेगी? म्यूकोशा। म्यूकोशा को मैंने जैसे ही खोला मुझे सब म्यूकोशा मिला और सब म्यूकोशा में ब्रनर्स ग्लैंड मुझे दिखा। अब ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ तो सिक्रीशन करेगा ही, तो यहां पे ब्रनर्स ग्लैंड मिलते हैं और इनर मोस्ट लेयर को हम म्यूकोशा करते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन को लाइन करने का काम करता है। म्यूकोशा की फोल्डिंग्स देखने को मिलती है। स्टमक में जो फोल्डिंग्स मिलती है उसे रगी कहते हैं और इंटेस्टाइन में जो मिलती है फोल्डिंग्स हम उसे विलाई कहते हैं। ध्यान रखना, दो जगह पे मिल रही है। रगी एक टाइप का इरेगुलर फोल्ड है जो हमें स्टमक में मिल रहा है। विलाई एक फिंगर लाइक फोल्डिंग है जो हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो तुम विलाई देख रहे हो, इसके ऊपर में छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्शंस मिलते हैं जिन्हें हम माइक्रो विलाई के नाम से जानते हैं। वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं जो कि ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं। माइक्रोविलाई छोटे छोटे सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं और सरफेस एरिया से एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, इसलिए तो कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत अच्छे से चीज एब्जॉर्ब होती है। अब ये जो बात कर रहे हैं हम विलाई की, ये देखो जरा सा विलाई को। इस विलाई में देखो, ये विलाई ऊपर वाला है, इसमें छोटे छोटे प्रोजेक्शंस को माइक्रोविलाई कहेंगे। ये जो विलाई तुम देख रहे हो, क्या इसके अंदर में देखो ना लैक्टियल है जिसे लिम्फ वेसल्स कहते हैं। अंदर में कैपिलरीज भी मिल रही हैं, आर्टरीज भी मिल रही हैं, वेन्स भी मिल रही हैं। तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा? विलाई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड द लैक्टियल। ये लैक्टियल वही है जो फैट के एब्जॉर्प्शन में अपनी रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। म्यूकोशल एपिथेलियम जो म्यूकोशा वाले रीजन में है, वहां पे कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं? गॉबलेट। ये गॉबलेट सेल्स म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल होते हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर सेल होते हैं। ये म्यूकोशल एपिथेलियम सिर्फ हमारे स्टमक में नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होता है ताकि वहां पे भी HCl से बचाया जा सके, एक्सकोरिएशन से बचाया जा सके। ल्यूब्रिकेशन में मदद करता है ये म्यूकस। म्यूकोशा वहां पे ग्लैंड भी बनाता है जिसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। तो देखो ना, म्यूकोशा के बड़े सारे मॉडिफिकेशंस हैं। हमने रगी की बात की, हमने विलाई की बात की, हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात की। सब म्यूकोशा का बस एक ग्लैंड है जिसे ब्रनर्स ग्लैंड के नाम से बुलाया जाता है। सेरोशा मस्कुलरिस में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, ये विलाई की जब तुम बेस पे चलोगे तो हम इसे क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यून कहते हैं। ये क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यून पैनथ सेल के बारे में तुमने सुना होगा, प्रेजेंट होते हैं, तो याद रखेंगे क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यून। नाम याद रखना है, साइंटिस्ट के बेसिस पे नाम है, इंटेस्टाइन के विलाई में मिलता है। तो क्या हमने 4 लेयर्स देखे? तो क्या हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग हिस्सों में इनका मॉडिफिकेशन अलग अलग देखने को हमें मिला? 4 के 4 लेयर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये लेबलिंग आनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सी लेबलिंग है। अब यहां से आगे की जर्नी है
टॉपिक है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड। हमने इसमें 3 चीजों की बात मेनली की थी। सबसे पहले बात होगी यहां पे सलाइवरी ग्लैंड्स की, देन लीवर और देन पैनक्रियाज। अब बताओ सलाइवरी ग्लैंड जो तुम्हारे पास हैं उनसे क्या बन रहा होगा? सलाइवा। ठीक है, माउथ में सलाइवा बनती रहती है 1 से 1.5 लीटर रोज। कितने पेयर्स हैं बनाने वाले? 3 पेयर्स हैं। नाम स्टार्टिंग में ही देखा, पैरोटिड ग्लैंड जो कि चीक के पास होता है या कह दो ईयर के नीचे, दोनों तरफ है, तो 1 पेयर ये हुआ। सब मैक्सिलरी का एक और नाम है सब मैंडिबुलर, ये लोअर जॉ के पास होता है, या सच कहें तो अपर जॉ और लोअर जॉ के बीच में प्रेजेंट होता है, वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लोअर जॉ। नेक्स्ट सबलिंगुअल, लिंगुआ टर्म टंग से रिलेटेड है, तो टंग के नीचे प्रेजेंट होता है। ये जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, 3 पेयर्स की जो बात है, सारे के सारे सलेवरी ग्लैंड्स होते तो बक्कल कैविटी के बाहर हैं, अंदर इस कैविटी में नहीं होता, ये कैविटी के बाहर होते हैं। लेकिन इनकी जो पाइप है ना, जैसे पैरोटिड ग्लैंड का स्टेंसन्स डक्ट, ये अंदर की तरफ होता है। तो याद रखना, ये ग्लैंड तो होते बाहर हैं पर इनका सिक्रेशन अंदर है। बक्कल कैविटी में सलेवरी जूस का सिक्रेशन होता है। ये देख सकते हो तुम, एक बच्ची है जिसके कान के पास, चीक के पास पैरोटिड ग्लैंड मिल रहा है और उनसे जो पाइप निकला वो बक्कल कैविटी के अंदर जा रहा, स्टेंसन डक्ट नाम है। नेक्स्ट सब मैक्सिलरी लोअर जॉ के पास तुम देख रहे हो और इसके डक्ट को हम वॉर्टन्स डक्ट के नाम से बुलाते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड की बात करें तो ये टंग के नीचे है और इनके डक्ट को बार्थोलिन्स डक्ट का नाम दिया जाता है। ये बेसिक सा नाम पता होना चाहिए, लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। ये तीनों डक्ट के नाम इंपॉर्टेंट हैं, पहले एम्स में पूछे जाते थे। सलाइवरी ग्लैंड पूरा हुआ। अब बात होगी लीवर, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, जिसकी वजन 1.2 से लेकर 1.5 केजी होती है, मतलब 1200 से लेकर 1500 ग्राम तक किसी भी अडल्ट ह्यूमन में। कहां है ये? एब्डोमिनल कैविटी में, जहां पे स्टमक था हमारा, स्टमक लेफ्ट में था, ये राइट में मिलेगा। डायफ्राम के जस्ट नीचे, और इसके पास कितने लोब्स होते हैं? 2 लोब्स होते हैं। अब ये लोब्स क्या हैं तो और जरा सा देखते हैं। देखो, एक लीवर का राइट लोब है और एक लीवर का लेफ्ट लोब है। दोनों को डिवाइड करने वाला फैल्सिफॉर्म लिगामेंट होता है, जो राइट लोब और लेफ्ट लोब में डिवाइड करने का यहां पे काम कर रहा है। तो इतना तो पता होना चाहिए। ऊपर में डायफ्राम देखो, क्या उसके जस्ट नीचे मिल रही है ना तुम्हें? तो एनसीईआरटी ने बहुत क्लियर कहा है कि इसके पास 2 लोब होते हैं और डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है। अब आगे की बात बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर? आंसर हेपेटिक लोब्यूल्स। हेपेटिक लोब्यूल लीवर के स्ट्रक्चरल पार्ट हैं, मतलब लीवर को इसी स्ट्रक्चर ने बनाया है। फंक्शनल है, मतलब इनके बिना लीवर का फंक्शन नहीं काम कर सकता, इसी में काम होता है। हेपेटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लीवर। इसके पास कौन से सेल्स हैं? हेपेटिक सेल्स। रस्सी के फॉर्म में ये अरेंज्ड होते हैं। और ना देखते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स को। देखो यहां पर गौर से, एक तुम्हारे सामने एक लोब्यूल का डायग्राम है। ये हेपेटिक लोब्यूल्स तुम्हारे सामने हैं। क्या तुम यहां पे देख रहे हो छोटे छोटे बहुत तरह के तुम्हें सेल्स मिल रहे हैं? इन सारे सेल्स को तुम ऐसा देखोगे तो एक कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज्ड है ना, एक रस्सी के फॉर्म में अरेंज्ड है। हम इन्हें हेपेटिक सेल्स या हेपेटोसाइट कहते हैं। अपने जूस का सिक्रीशन एक कैनाल में कर रहे हैं और आगे अपने जूस को ये बढ़ाने का काम करेंगे। देखो ना, लिखती है एनसीईआरटी, सारे के सारे कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज्ड हैं। ठीक है, हर एक लॉब्यूल कवर्ड किससे होता है? एक बहुत ही पतला कनेक्टिव टिश्यू से, जिसे हम ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। हम जाने अनजाने में सोचते हैं कि हमारे लीवर के ऊपर में एक लेयर होती है ग्लिसन्स कैप्सूल की। नहीं, हमारे हर एक ग्लिसन्स कैप्सूल में जो लीवर के अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का रोल प्ले कर रहा है, उसकी हर एक के ऊपर एक थीन एपिथेलियल टिश्यू की कवरिंग नहीं, थीन कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, जिसका नाम है ग्लिसन्स कैप्सूल। कैप्सूल हमेशा कनेक्टिव टिश्यू की होती है, चाहे वो टेस्टिस की कैप्सूल हो, चाहे वो किडनी की कैप्सूल हो। बाइल
जूस लीवर सिक्रीट करता है, और तुमको पता हो कि बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं देखने को मिलता। बाइल जो हेपेटिक सेल ने सिक्रीट किया है, ये अपने हेपेटिक डक्ट में डाल दिया, एक पाइप में डाल दिया, और बाकी आगे जाकर गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो गया। गॉल ब्लैडर के दो काम हैं, सिर्फ बाइल जूस को स्टोर ही नहीं करता बल्कि कंसंट्रेट भी करता है कि ज्यादा पानी ना हो उसमें, डाइल्यूटेड फॉर्म से वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। गॉल ब्लैडर के फीचर पतला सा है, मस्क्यूलर है और छोटा सा थैला है। गॉल ब्लैडर से जो पाइप निकलती है हम उसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। गॉल ब्लैडर से जो पाइप निकलती है उसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं। और ना देखते हैं जरा इसे हम। जो लीवर से पाइप निकलती है उसे हेपेटिक डक्ट कहते हैं। दो बातें मैंने अभी तुमको बताई हैं। लीवर से जो पाइप निकलता है उसे हम हेपेटिक डक्ट कहते हैं, गॉल ब्लैडर से जो निकला उसे हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। ठीक है, दोनों डक्ट तैयार है। दोनों मिलकर एक कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। कॉमन बाइल डक्ट कैसे बना? एक सिस्टिक डक्ट मिला और एक यहां पे मिला हेपेटिक डक्ट, दोनों मिले तो कॉमन बाइल डक्ट यहां पे तैयार हो गया। बाइल डक्ट और पैनक्रियाज से निकलने वाला पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलकर ड्यूडेनम में खुलते हैं और वहां पे होता है हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। एक बार फिर से समझेंगे, मैं अभी एक डायग्राम से भी समझाऊंगा। इधर हेपेटिक डक्ट, इधर सिस्टिक डक्ट, दोनों मिले कॉमन बाइल डक्ट। एक तरफ बाइल डक्ट, एक तरफ पैनक्रियाटिक डक्ट, दोनों मिले हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट के पास एक स्फिंक्टर होता है। जैसे अभी तक हमें दो स्फिंक्टर मिले ना, कार्डियक स्फिंक्टर जिसे गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, दूसरा पाइलरिक स्फिंक्टर, तीसरा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट के पास होता है। नीट में तो 2 से 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। इस डायग्राम में देखें, सारी बातें समझ में आएंगी। राइट लोब लेफ्ट लोब आ गया समझ में। अब देखो जरा, ये है गॉल ब्लैडर, ये वाला पोर्शन। गॉल ब्लैडर से निकलता हुआ सिस्टिक डक्ट, ऊपर में है लीवर, लीवर से निकलता हुआ हेपेटिक डक्ट, एक राइट से और एक लेफ्ट से, राइट और लेफ्ट लोब से निकल गए। अब इधर सिस्टिक डक्ट है और इधर है यहां पे हमारा लीवर का राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। देखो, जब दोनों लीवर वाले डक्ट मिले हैं तो उनको बोला जाएगा कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब यहां पे कंफ्यूज मत होना, एनसीईआरटी में इसकी जिक्र नहीं है। मैं तुमको यह बताना चाह रहा हूं कि लीवर के जो दोनों डक्ट है ना, राइट और लेफ्ट, वो जब दोनों सिर्फ मिल रहे हैं तो उनका एक डक्ट को बोल रहे हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब इधर से मिला सिस्टिक और इधर से मिला कॉमन हेपेटिक डक्ट, दोनों मिलते हैं तो बनता है कॉमन बाइल डक्ट। अब आगे सुनना, ये तो कॉमन बाइल डक्ट हो गया। अब यहां पे पैनक्रियाज है और यहां पे आ रहा है कॉमन बाइल डक्ट, दोनों जहां पे मिलेंगे इस जगह का नाम है हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और इसको रेगुलेट करने वाला कौन है? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहां पे। मुझे लगता है ये लाइन जब तुम इस डायग्राम के साथ रिलेट करोगे तो ये चीजें तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगी। और इन्हीं ड्यूडेनम के बीच में हमें पैनक्रियाज मिल रहा है। पैनक्रियाज इज एन इलोंगेटेड ऑर्गन जो कि ड्यूडेनम के लिम्स में प्रेजेंट है। लिम्स हम इसे ही कह रहे हैं। अब एनसीईआरटी की डायग्राम में आ जाएं जरा। देखो, यह है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकला इसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं। ये लीवर का राइट और लेफ्ट, ये सब चीज समझ गए, इसको कॉमन हेपेटिक डक्ट कहते हैं। अब देखो, ये गॉल ब्लैडर से निकला सिस्टिक और ये निकला हेपेटिक, और दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? कॉमन बाइल डक्ट। और यहां पे हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, दोनों को मिलाकर बोल रहे हैं। और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई यहां पे रेगुलेशन का काम करता है। यहां पे लिख लेना स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, ड्यूडेनम वाला पोर्शन आ गया। अब एक सीक्वेंस जो तुम्हें याद रखनी है उसको यहां पर मैंने लिख रखा है। लीवर से निकला बाइल जूस, आया हेपेटिक डक्ट में, देन कॉमन हेपेटिक डक्ट, इधर से सिस्टिक डक्ट, दोनों मिले कॉमन बाइल डक्ट हो गया ना। कॉमन बाइल डक्ट में पैनक्रियाटिक डक्ट मिला तो बोल दिए हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, देन ड्यूडेनम में खुल गया और यहीं पे लगा होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये तुम अपने एनसीईआरटी में बना लो ना, कितना अच्छा रहेगा, याद रहेंगी चीजें हमेशा। नेक्स्ट, पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज एक कंपाउंड ऑर्गन है। कंपाउंड क्यों बोल रहे? एक्सोक्राइन का भी फीचर है, एंडोक्राइन।
एक्सोक्राइन का मतलब पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करना, इंडोक्राइन का मतलब हार्मोन का सिक्रीशन करना, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टेटिन, बहुत सारे। एक्सोक्राइन है और प्लस इंडोक्राइन है। इलोंगेटेड ऑर्गन मैंने बताया ही लंबा सा होता है, और ड्यूडेनम जो कि सी शेप है उसी के लिम्स में, ये वाला जो है ना, इसी के लिम्स में प्रेजेंट होता है ये। एक्सोक्राइन है तो पैनक्रियाटिक जूस निकालेगा। पैनक्रियाटिक जूस में क्या है? एंजाइम है जो खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है, और कैसा नेचर है? अल्कलाइन नेचर है इसका, मतलब करीब करीब 7 के ऊपर ही रहेगा पीएच, 7.6 7.8 के आसपास। इंडोक्राइन पोर्शन जहां से हार्मोन निकलता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन जैसे हार्मोन हैं जो ब्लड में ग्लूकोज के होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने का काम करते हैं। पैनक्रियास से रिलेटेड इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का ये दोनों बात याद रखना है। क्वेश्चन आया नीट 2021 में, अ स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंट एट, कहां होता है? तो आंसर आ गया होगा सी। अभी जस्ट देखा हमने, जंक्शन ऑफ हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट। एक पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया। अब हमारा पोर्शन है डाइजेशन ऑफ फूड। ये चैप्टर डाइजेशन ऑफ फूड और पीछे वाला पोर्शन दो चीजों में बटा हुआ है। अब मैंने सोचा इसको कैसे तुम्हारे लिए इजी करूं। तुम्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां होती है? एंजाइम्स में और प्लस उनके रिएक्शन में। कौन किस पे काम करेगा और किस पे टूटेगा। मैंने एक इसके लिए चार्ट बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आओ देखना। सबसे पहले तो कुछ बेसिक सी बात पहले कर लेते हैं, खाने का डाइजेशन, ठीक है, समझते हैं। डाइजेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में दो प्रोसेस से होकर गुजरता है, एक को बोलते हैं मैकेनिकल, एक को बोलते हैं बायोकेमिकल। बायोकेमिकल एंजाइम्स की मदद से चलता है। बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, इसके टोटल दो काम हैं। पहला मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड सोलोइंग, खाने को चबाना दांत ने किया था, और बाकी निगलना जो कि फेरिंग्स के बाद गलेट से होते हुए आगे इसोफेगस में पहुंच जाएगा। तो दो काम याद रखना, टीथ और टंग हमारे ओरल कैविटी में ही है। सलाइवा की मदद से टीथ और टंग हमारे खाने को मिक्सअप करते हैं थॉरोली। हमारे सलाइवा में म्यूकस प्रेजेंट होता है जो जितने भी खाने के पार्टिकल्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुके हैं इनको आपस में जोड़ने का काम करता है, और साथ में ल्यूब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है। ल्यूब्रिकेशन मतलब खाने को एक चिकनाहट प्रोवाइड किया जा रहा है, और आपस में जितने भी पार्टिकल्स आपस में चिपक चुके हैं सबको मिलाकर बोलस कह दिया जाता है। तो सलाइवा प्लस फूड, सलाइवा में भी खासकर कहें तो म्यूकस प्लस फूड के पार्टिकल्स मिलकर बोलस बना देते हैं। बोलस का शेप कैसा भी हो सकता है, ये भी बोलस है। बोलस मत इमेजिन करना कि गोला ही बोलस होगा, गोले का फॉर्मेशन कैसे होगा? लड्डू थोड़ी खा रहे हैं कि डायरेक्ट लड्डू को डाल लिया। कोई भी खाना बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अब ये की पॉइंट बड़े ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट हैं, पहले ध्यान देंगे यहां पर क्या बातें लिखी हुई हैं। ये तुम्हें याद रखना है, क्या है ये? इधर रहे तुम्हारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के नाम, टोटल 4 हैं। कौन से डाइजेस्टिव जूस की जरूरत पड़ेगी तो इनका डाइजेशन हो पाएगा? जैसे फैट्स के डाइजेशन के लिए सलाइवा की जरूरत है, हां तो थोड़ा जरूरत है। गैस्ट्रिक जूस की जरूरत है, लिखती है एनसीईआरटी, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज इज प्रेजेंट। बाइल की बात करें, ये तो इमल्सिफिकेशन करता ही है। पैनक्रियाटिक जूस में भी पैनक्रियाटिक लाइपेज होता है, और बाकी इंटेस्टिनल जूस में भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं। मतलब ये सारी चीज चाहिए फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए क्या गैस्ट्रिक जूस चाहिए? नहीं। पैनक्रियाटिक जूस चाहिए तो हाँ, पैनक्रियाटिक जूस चाहिए। इंटेस्टिनल जूस चाहिए तो हाँ, लेकिन बाइल जूस चाहिए नहीं। यही मैं डिफरेंस यहां पे तुम्हें क्रिएट करवाना चाह रहा हूं कि ये तुम्हें पता चले। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए सलाइवा की जरूरत है? नहीं। बाइल जूस की? नहीं। गैस्ट्रिक जूस की जरूरत है? हाँ, गैस्ट्रिक जूस के बिना तो काम नहीं चल सकता। न्यूक्लिक एसिड कहां डाइजेस्ट होगा? पैनक्रियाटिक जूस में और इंटेस्टिनल जूस में। इसका मतलब यह हुआ कि जो हम एप्पल खा रहे हैं, एप्पल भी एक सेल है, उसमें भी डीएनए आरएनए प्रेजेंट रहेगा। एप्पल में जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए, हमारे माउथ में डाइजेस्ट नहीं हुआ।
हमारे स्टमक में भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। जब पहली बार ये पहुंचा पैनक्रियाज के पास, मतलब ड्यूडेनम के पास, तो वहां पर पैनक्रेटिक जूस में प्रेजेंट था न्यूक्लियसेस, और वहीं पे डाइजेस्ट हुआ इसी की मदद से। तो ये चीज याद रखना, कौन से बायोमैक्रोमोलेक्यूल को डाइजेस्ट कौन करेगा। और इसी से रिलेटेड एक और चार्ट है, सलाइवा को डाइजेस्ट करने के लिए कौन कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ती है, सलाइवा में कौन कौन सा एंजाइम है, ये गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन सा एंजाइम है, पैनक्रेटिक जूस में क्या एंजाइम प्रेजेंट है, बाइल में कोई एंजाइम होता ही नहीं है, इंटेस्टिनल जूस में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है। अगर तुम ये याद कर लिए ना, तो इधर का पोर्शन और इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से जूस में कौन सा एंजाइम, तुम्हें यही याद नहीं होता है ना, एक जगह पे लिख दिया। अब तुम्हें ये चीज याद करना है। जैसे पैनक्रेटिक जूस में प्रोटीन को पचाने वाले 3 हैं, कौन कौन है यहां पे प्रोटीन को पचाने वाले, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला पैनक्रेटिक अमाइलेज, न्यूक्लिक एसिड को पचाने वाला न्यूक्लियेज, फैट को पचाने वाला लाइपेज। बोलो क्लियर है, मजा आया इसमें। अब ऐसा और भी है ना। पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। अब हम बोलस पे थे, म्यूकस प्लस फूड पार्टिकल्स, हम बोलस की बात कर रहे थे, ठीक है। बोलस आगे हमारा फेरिंग्स में आ गया, उतर गया फेरिंग्स में, फिर आगे इसोफेगस में, और खाने को हम निगल लिए। निगलने के प्रोसेस को शॉलोइंग कहते हैं, और ऐसा ही नाम है डेग्लूटिशन। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस उतना समझना भी जरूरी नहीं है, जाओगे कॉलेज में समझ में आ जाएगा क्या है अंतर दोनों में। बोलस जो कि इसोफेगस में आ चुका, अब इसोफेगस में तो आया, अब नीचे स्टमक में कैसे आएगा, क्योंकि पाइप जो है बहुत ही ऐसा ल्यूमेन बड़ा नहीं ना है उसका। अब यहां पर मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा इसोफेगस में। इसोफेगस से लेकर रेक्टम तक चलती है पूरी की पूरी जो पेरिस्टाल्सिस वाली मूवमेंट है। ये जो भी मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से खाना नीचे की तरफ पास हो रहा है, इसे हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। क्या नाम बोलेंगे, पेरिस्टाल्सिस इसे बोला जाएगा। याद रखना, इसको हाईलाइट करना पेरिस्टाल्सिस को। द bolus further passes down through esophagus by successive waves of muscular contraction called peristalsis. गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर पता है, जिसे कार्डियक बोला करते थे। हमारे खाने को स्टमक में जाने दे और ना जाने दे, ये तय गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर तय करेगा। जो हमारा सलाइवा है, सलाइवा जो ओरल कैविटी में निकलता है, उसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो जरा, इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। साथ में एंजाइम, एंजाइम का नाम सलाइवरी अमाइलेज, और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम तो पता होगा, एक टाइप का एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है, हमारे माउथ में बैक्टीरिया को नहीं पनपने देता है ये। केमिकल प्रोसेस कहने का मतलब एंजाइम वाला। केमिकल प्रोसेस जो डाइजेशन का है, ये हमारे ओरल कैविटी में इनिशिएट हो चुका है सलाइवरी अमाइलेज के एक्शन से। ये सलाइवरी अमाइलेज वही है ना जो सलाइवा में प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम। 30% जो स्टार्च है, स्टार्च विच इज अ टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड, स्टार्च 30% टूट चुका, किसमें, माल्टोज में। ये स्टार्च सलाइवरी अमाइलेज के प्रेजेंस में माल्टोज में टूट चुका, और माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड। टूटना माल्टोज में सिर्फ नहीं है, टूटना बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में है। माल्टोज पे आगे इंटेस्टिनल जूस में माल्टेज प्रेजेंट होता है, आगे काम करेगा तो ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल बनाने का काम करेगा। ये लिखना मत, ये आगे का पोर्शन है। मतलब तुम्हें मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कहां ये बहुत बड़ा सा टुकड़ा था, कहां ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। क्या यही है सिंपल, क्या यही है एब्जॉर्वेबल? बिल्कुल, जो तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर एब्जॉर्ब होगा। यहां पे 30% टूटा है, बाकी 70% वो हमारे पैनक्रियाज के पैनक्रेटिक अमाइलेज वाले एंजाइम से टूटेगा। तो ध्यान रखना, स्टमक में कोई भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता। पीएच कितना है, 6.8। हमारी एनसीईआरटी में 3 ही पीएच काम के हैं, 6.8, 1.8 और 7.8। कॉमन सब में 8, इधर 6 + 1 कर देना, 7 जोड़ देना। ये कहां का है, माउथ। माउथ से नीचे चलो, क्या मिला, स्टमक। स्टमक से नीचे चलो, क्या मिलेगा, इंटेस्टाइन।
हर जगह का पीएच तुम्हारे सामने याद रहेगा। नेक्स्ट, लाइसोजाइम की बात करें तो ये एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है जो कि इंफेक्शन से भी बचाने का काम करता है। अब बात करते हैं स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में, जो कि म्यूकोसा का ही तो मॉडिफिकेशन था। गैस्ट्रिक ग्लैंड में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टोटल कितने मेन टाइप के सेल्स होते हैं, तो बात करेंगे 3। यहां से क्वेश्चंस आते हैं। म्यूकस नेक सेल, नाम से पता लग रहा है म्यूकस रिलीज करने का काम करेगा। पेप्टिक सेल या चीफ सेल, ये पेप्सिनोजेन रिलीज करने का काम करेगा। पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिव एंजाइम है, मुझे कैसे पता चला? जेन लगा हुआ है। किसी भी एंजाइम में जनरली प्रो स्टार्टिंग में और लास्ट जेन में लग जाए, दोनों में से कोई भी, वो एक इनएक्टिव एंजाइम होता है। पेप्सिनोजेन की बात करें, एक प्रो एंजाइम है, मतलब एक इनएक्टिव एंजाइम है। पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल दोनों एक ही होते हैं। इनसे निकलता है HCl, ये कॉमन बात है, कोई नई बात नहीं है। इसके साथ ही यहां से CIF निकलता है, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। ये फैक्टर ना हो तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं कराया जा सकता, और ये वही फैक्टर है और ये वही विटामिन है जो हमारे ब्लड फॉर्मेशन में अपनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये विटामिन B12 ना हो तो इंसान परनीसियस एनीमिया का शिकार हो सकता है। इरिथ्रोपोएसिस में ये विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, मतलब पेराइटल सेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, मतलब CIF बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के 3 तरीके के सेल्स के मैंने नाम बताए और उनके सिक्रीशंस के मैंने नाम बताए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पे एग्जाम में क्वेश्चंस आया 2018 में। इरिथ्रोपोएसिस में इनडायरेक्टली हेल्प करना, अभी बात चली थी। आंसर पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, जहां से Cl और CIF निकलते हैं। यहां तक बात हो गई। अब यहीं से तो तुम्हें प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है कि अब कैसे करें एनसीईआरटी को। यहां तक की बात तो सिंपल है, फिर आगे लिखती है एनसीईआरटी के स्टमक में 4 से 5 घंटे खाना रहेगा, ये सब भी ठीक है। अब उसके बाद दिक्कत होती है, तो उसके लिए क्या किया है मैंने, यहां पे चीजें क्या याद रखनी है वो सुनो। इसको मैंने कई सारे सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला, एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट, तो ये 4 नंबर यहां तक, 5 नंबर यहां तक, 7 नंबर तक टोटल है ना। इसका PDF मिल जाएगा या स्क्रीनशॉट भी तुम ले सकते हो। ये पहला पोर्शन है, ये दूसरा पोर्शन है और ये तीसरा पोर्शन है। अब चलते हैं हम। पहला, एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट है, ग्लैंड का क्या नाम है जो वहां प्रेजेंट है, कौन सा एंजाइम उस ग्लैंड से निकल रहा है उसके जूस से, उसका पीएच कितने पे वो काम करेगा, कौन से सबस्ट्रेट पे काम करेगा और उसका प्रोडक्ट क्या होगा। एक बार मैं रिवाइज करवाऊंगा तुम्हें। बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है सलेवरी ग्लैंड, ऐसा कहना गलत है, बक्कल कैविटी के बाहर है। सलेवरी ग्लैंड का सिक्रीशन बक्कल कैविटी में होता है। सलेवरी अमाइलेज, जिसे टाइलिन के नाम से भी बोला जाता है, ये 6.8 पे काम करता है। स्टार्च को ये माल्टोज में तोड़ देता है, सिंपल। ईसोफेगस, कोई ग्लैंड नहीं होता, कोई एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होता, कोई डाइजेशन नहीं होती ईसोफेगस में। स्टमक में प्रेजेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में बड़े खास एंजाइम हैं। तुम्हारे पास क्या है, पेप्सिन, और क्या है, रेनिन, बच्चों में प्रेजेंट होता है। और क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक लाइपेज, स्मॉल अमाउंट में ही सही है ना। पीएच बहुत ही कम, मैंने कहा था 1.8 याद रख लेना, 1.8 इसमें सिंपल है। अब जितने भी हैं सारे प्रोटीन पे काम कर रहे हैं ना, तो प्रोटीन को तोड़कर पेप्टॉन और कैल्शियम पैराकेशिनेट में तोड़ते हैं। तुम तो पेप्टॉन याद रखो, पेप्टॉन में, प्रोटियोजेस में, पेप्टाइड वगैरह में तोड़ने का काम करते हैं ये। लीवर में हेपेटोसाइट है, क्या वहां से बाइल जूस निकल रहा है, और बाइल जूस की खासियत है यहां कोई एंजाइम नहीं मिलता। पीएच अल्कलाइन पीएच पे काम करेगा, फैट को तोड़ेगा, तो फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना इमल्सिफिकेशन कहते हैं। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज का मैक्सिमम जो टिश्यू होता है 98 से लेकर 99%, उसे बोलते हैं एसिनाई। पैनक्रियाज का मैक्सिमम टिश्यू, बचा हुआ पार्ट आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाता है, जहां अल्फा बीटा सेल्स होते हैं सिक्रीट करने के लिए ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन रिस्पेक्टिवली।
ये जितने भी 6 एंजाइम्स हैं ये पैनक्रियाज के पैनक्रियाटिक जूस से निकल रहे हैं। पीएच वही 7.1 अल्कलाइन लिखा था थोड़ी देर पहले एनसीईआरटी ने। ट्रिप्सिन किन पे काम कर रहा है? प्रोटीन पे। तोड़ रहा है इनको पेप्टॉन में और पॉलीपेप्टाइड में। ऐसे ही इन पे इनका एक्शन चल रहा है। जैसे जैसे नाम लिखा हुआ है ना वैसे वैसी चीजें यहां पे प्रेजेंट हैं, तो ध्यान रखना इन पे, इन चीजों में इनको तोड़ दिया गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जो ग्लैंड होता है उसे हम बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लिबरक्यून। वहां से एंजाइम निकलने वाले ये हैं। पीएच 7.6 या 7.8 पे काम करेंगे। और बगल में किसको किस में कन्वर्ट किया? तो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने वाला इंटेरोकाइनेज जो इंटेस्टिनल म्यूकोसा से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर इरिप्सिन उतना काम का नहीं है हमारे लिए। डाइपेप्टाइड पे डाइपेप्टाइडेज का एक्शन अमीनो एसिड में कर दिया। फैट को लाइपेज पे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। माल्टोज पे माल्टेज का एक्शन ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। सुक्रोज पे सुक्रेज का एक्शन ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। लैक्टोज पे लैक्टेज का एक्शन ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। न्यूक्लियोटाइड पे न्यूक्लियोटाइडेज का एक्शन यहां पे गड़बड़ हो गया है, हाँ सही है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में। यहां पे नेक्स्ट न्यूक्लियोसाइड है तो न्यूक्लियोसाइड पे न्यूक्लियोसाइडेज का एक्शन होगा तो फ्री नाइट्रोजन बेसिस प्लस शुगर वगैरह निकल जाएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती, ओनली म्यूकस है लुब्रिकेशन के लिए। फीकस जो है, स्टूल जो है, एक्सक्रीटा जो है, वो बस लुब्रिकेट हो जाए। मुझे लगता है पहले से कहीं ज्यादा इजी हो चुका होगा। अब इनके सब कुछ लिखे हुए हैं पास में ही। अब चलते हैं एनसीईआरटी में। अब तो बस आगे की तरफ हमें पढ़ना है, बस बाकी सारी चीजें माइंड में काम कर ही रही हैं। सबसे पहले बात होगी स्टमक से। स्टमक जो हमारे खाने को 4 से 5 घंटे तक स्टोर करता है। खाने को मिक्स किया जाता है एसिडिक गैस्ट्रिक जूस से। एसिडिक क्यों बोला? 1.8 जो पीएच है। स्टमक में अब खाने को हमने काइम बोला। माउथ में हम इसे बोलस बोल रहे थे, ईसोफेगस में भी बोलस। लेकिन जब ये एसिडिक गैस्ट्रिक जूस से पहली बार कांटेक्ट में आया, कौन? हमारा बोलस। बोलस प्लस एसिडिक गैस्ट्रिक जूस इज इक्वल टू काइम। बहुत सारे हमारे स्टमक में मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन चले। प्रोएंजाइम मतलब पेप्सिनोजेन इनएक्टिव है। जब ये HCl के कांटेक्ट में आएगा तब ये जाकर पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। पेप्सिनोजेन जब HCl के कांटेक्ट में आएगा तो ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बताओ एक्टिव बनाना, पहले पेप्सिनोजेन था अब पेप्सिन है, तो अब ये एक्टिव बन गया, ठीक है। द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन जब HCl के कांटेक्ट में आया तो वह एक एक्टिव एंजाइम पेप्सिन बन गया, जो कि एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। पहले प्रोएंजाइम था, अब प्रोटियोलाइटिक है। अब स्टमक में प्रोटीन को तोड़ सकता है। पेप्सिन ने जब प्रोटीन पे काम किया तो टुकड़े टुकड़े हो गए प्रोटीन के। प्रोटियोजेस में टूटा, पेप्टॉन्स में टूटा और पेप्टाइड्स में टूटा। ये 3 चीजें याद रखेंगे कि स्टमक में जब पेप्सिन ने काम किया प्रोटीन पे तो वो 3 टुकड़े कौन कौन से टूटे थे? तो प्रोटियोजेस, पेप्टॉन्स और पेप्टाइड्स। म्यूकस तो प्रेजेंट है ही। म्यूकस नेक सेल से निकल रहा ही है, साथ में है बाइकार्बोनेट्स। ये हमारे गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तुम सोच कर देखो ना, ये HCl इतनी खतरनाक है कंसंट्रेटेड फॉर्म में, अगर म्यूकस नेक सेल से म्यूकस ना सिक्रीट हो, हमारी पेट की धज्जियां उड़ाकर रख देगा, ये एक्सकोरिएट कर देगा पूरी तरीके से। बचाकर कौन रख रहा है? म्यूकस। म्यूकस का एक लेयर बना हुआ है, उस पे HCl आए कोई असर नहीं होता। म्यूकस के साथ साथ पूछे कौन? तो बाइकार्बोनेट भी वहां पर रोल बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है। पहला काम ल्यूब्रिकेशन, दूसरा काम प्रोटेक्शन। ध्यान रखना, HCl क्या यहां पे एसिडिक पीएच प्रोवाइड कर रहा है? 1.8 का पीएच प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि पेप्सिन के लिए बहुत ही ऑप्टिमल पीएच है। तुमको पता है किसी भी एंजाइम्स के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सलाइवरी अमाइलेज काम तो 6.6 पे भी करेगा,
7 पे भी काम करेगा, लेकिन इतना बेहतरीन जो 6.8 पे काम करता है उतना बेहतरीन काम नहीं कर पाएगा। इसी को बोलते हैं ऑप्टिमल। रेनिन जो कि एक प्रोटीओलाइटिक एंजाइम है, अभी तक हमें दो प्रोटीओलाइटिक मिले, एक रेनिन मिला और एक हमें पेप्सिन मिला। रेनिन इज अ प्रोटीओलाइटिक एंजाइम जो कि गैस्ट्रिक जूस पे तो मिलता है लेकिन इन्फेंट्स में मिलता है। तुम में है नहीं, मुझ में है नहीं, एडल्ट्स में है नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स में, जो कि मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या थोड़ा ही सही, लेकिन लाइपेज तो मिलेगा ना, थोड़ा ही सही लाइपेज तो मिलेगा। आगे देखो, various types of movements are generated by the muscular layer of the small intestine। muscular layer ऐसा नहीं है सिर्फ यहां है, हमारे स्टमक में भी है, तो यहां पर भी मस्क्यूलर मूवमेंट चलते हैं आगे। ये जितने भी मूवमेंट्स हैं ये खाने को और भी ज्यादा मिक्स कर रहे हैं। अब किसके जूस के साथ? इंटेस्टिनल जूस के साथ। और उसके बाद डाइजेशन और अच्छे से हो रहा है। डाइजेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाएगा इलियम में। बाइल जूस है, पैनक्रिटिक जूस है और इंटेस्टिनल जूस हैं। क्या ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो चुके हैं? बाइल और पैनक्रिटिक का तो पता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई ने आजादी दे दी होगी कि हेपेटोपैनक्रिटिक डक्ट जूस को रिलीज किया जाए ड्यूडेनम में। जूस रिलीज हो चुका ड्यूडेनम में। और बाकी तुमको इंटेस्टिनल जूस का तो पता ही है, ये सकस इंटेरिकस कहते हैं इसे। पैनक्रिटिक जूस और बाइल जूस ये तो हेपेटोपैनक्रिटिक डक्ट से आ गए। पैनक्रिटिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट है एंजाइम? सारे एंजाइम जो भी हैं सब इनएक्टिव हैं। कौन कौन है वैसे? ट्रिप्सिनोजेन, देखो जेन लगा हुआ है, काइमोट्रिप्सिनोजेन जेन लगा है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज प्रो लगा है। इसका मतलब यह तय हुआ कि ये इनएक्टिव हैं। अमाइलेजेस, लाइपेजेस और न्यूक्लियेजेस, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, लाइपेजेस फैट को, न्यूक्लियेजेस न्यूक्लिक एसिड को। ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव था, इसको एक्टिव भी तो बनाना था ना। ट्रिप्सिनोजेन को बदलना किस में था? ट्रिप्सिन में, तभी तो ये काम कर पाता प्रोटीन पे। यहां पे हुआ कुछ ऐसा, इंटेस्टाइन के जूस ने कहा कि मेरे पास इंटेरोकाइनेज है, तुम हो इनएक्टिव, क्या मैं तुम्हें एक्टिव कर दूं? इसने कहा कर दो भाई। क्या किया इसने? ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम किसने किया? इंटेरोकाइनेज ने इसको कन्वर्ट करने का काम कर दिया। ठीक है, कन्वर्ट हो गया। अब ट्रिप्सिन ने सोचा कि मैं बार बार जाऊंगा और बोलूंगा इंटेरोकाइनेज मुझे एक्टिवेट कर दो, मुझे एक्टिवेट कर दो, है ना, तो अच्छा लगेगा नहीं कि और मेरे भाइयों को भी एक्टिवेट कर दो। ट्रिप्सिन ने सोचा मैं ही सबको एक्टिवेट कर देता हूं। बचे हुए जितने भी पैनक्रिटिक जूस में एंजाइम्स थे सबको एक्टिवेट करने का काम ट्रिप्सिन ने किया। बस हेल्प ली गई ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए, बाकी सारा काम खुद ट्रिप्सिन ने निभाया है। बाइल जो ड्यूडेनम में रिलीज हुआ, जिसमें बाइल पिगमेंट्स है, बाइल में क्या क्या है वो बताया जा रहा है। बाइल जूस में बाइल पिगमेंट्स है, हाँ, कौन कौन? बिलीरुबिन है, हाँ, बिलीवर्डिन है, हाँ, बाइल सॉल्ट है, हाँ, कोलेस्ट्रॉल है, हाँ, एंजाइम है नहीं, फॉस्फोलिपिड भी है, लेकिन एंजाइम्स यहां पे नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बाइल का काम फैट की इमल्सिफिकेशन में। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? फैट के मॉलिक्यूल्स वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, तो फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है, जिन्हें मिसल्स कहते हैं, और इन टुकड़ों में टूटना, हम इन्हें इमल्सिफिकेशन कहते हैं। बाइल का काम है लाइपेज को भी एक्टिवेट करना। याद रखना, लाइपेज को एक्टिवेट कौन करता है? बाइल जूस। क्वेश्चन आया 2017 में, पैनक्रिटिक जूस के कौन कौन से एंजाइम उनके कंपोनेंट होते हैं? आराम से यहां पे रेनिन और पेप्सिन को साइड कर कर आंसर सी आ रहा होगा सबका, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। एंजाइम इंटेरोकाइनेज ने किसको किस में कन्वर्ट किया? तो बात सिंपल है, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया है ना, सिंपल सी बात है। पॉज लेकर आराम से क्वेश्चन करें, 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, उस सेल का नाम बताएं जिसकी वजह से जीआईटी बच गया था, प्रोटेक्शन हो गया था, लुब्रिकेशन हो गया था।
आंसर सी, गॉबलेट सेल से म्यूकस निकल रहा था जिसे हम म्यूकस नेक सेल के भी नाम से जानते थे। एक बात तो यहां तक पता चल गई होगी, एग्जाम का पॉपुलर क्वेश्चन है एंजाइम्स। एंजाइम अगर याद है तो ये चैप्टर बहुत इजी है, और एंजाइम और रिएक्शन याद करने का तरीका वो बस डब्बा है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वो डब्बे से इजी हो जाएगी, मैं ये कहना चाह रहा हूं। अब आते हैं थोड़ा आगे, यहां से समझे क्या बात चल रही है। इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम, क्या उनके पास भी गॉबलेट सेल है? गॉबलेट सेल से म्यूकस रिलीज होती है। ब्रश बॉर्डर सेल जो होते हैं म्यूकोशा के, वो गॉबलेट सेल से म्यूकस रिलीज करने का काम करते हैं, और साथ में ही कौन सी जूस निकलती है? इंटेस्टिनल जूस निकलती है। पैनक्रियास से निकलने वाला पैनक्रेटिक जूस इंटेस्टाइन के म्यूकोसा से, जहां से इंटेरोकाइनेज निकला था ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में बदलने के लिए, वहीं से निकलती है सकस इंटेरिकस। बहुत नाम इंपॉर्टेंट, इसे हम इंटेस्टिनल जूस के नाम से जानते हैं। इस जूस में एंजाइम भरे पड़े हैं। डाइसैकराइड्स को तोड़ने के लिए डाइसैकराइडेजेस हैं। आगे जो प्रोटीन के टुकड़े टूटे थे, पेप्टॉन, प्रोटियोजेज और पेप्टाइड्स वगैरह जितने भी टुकड़े टूटे थे, सबको तोड़ने के लिए डाइपेप्टाइडेजेस, डाइसैकराइडेजेस जिनमें माल्टेज है, लैक्टेज है, सुक्रेज है, लाइपेजेस फैट के लिए, न्यूक्लियोसाइडेजेस जब न्यूक्लिक एसिड टूटेगा तो न्यूक्लियोसाइड में टूटेगा, न्यूक्लियोसाइड को तोड़ने वाला भी यही है, ऐसे ही न्यूक्लियोटाइडेजेस भी है। आगे म्यूकस बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर फ्रॉम द पैनक्रियाज, म्यूकस along with the bicarbonates from the pancreas protect the intestinal mucosa। अब यहां पे डर क्या है ना, कि जैसे गैस्ट्रिक म्यूकोशा को बचाया जा रहा था, वैसे ही एसिड से इंटेस्टिनल म्यूकोशा को भी बचाना है, और एक अल्कलाइन मीडियम देना है 7.8 का, ताकि सारे एंजाइम्स अपना ऑप्टिमल फंक्शन कर पाएं। सब म्यूकोशल ग्लैंड मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, ब्रनर्स ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखेंगे। नीट 2019 में क्वेश्चन आया। आ गया आंसर, डी आना चाहिए आंसर। डी क्यों आ रहा है ये भी एक बार देख लो। क्रिप्स ऑफ लिवर क्यून की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन के बेस पे होता है, ग्लिसन्स कैप्सूल लीवर, 3 और 4 सी आंसर आ गया। सकस इंटेरिकस को हम क्या कहते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया, आंसर सी आ रहा होगा, इंटेस्टिनल जूस। नेक्स्ट आगे, जो चीजें हमारे स्टमक में टूटी थी, प्रोटीन कुछ बच भी गए होंगे, प्रोटियोजेज और पेप्टॉन जितनी भी थी पार्शियली हाइड्रोलाइज थी, पूरी तरीके से टूट जाती तो इनका जरूरत ही क्या था, काम सारा हो जाता स्टमक में। लेकिन जितनी भी चीजें कायम में थी, अब वो इंटेस्टाइन के पास पहुंची हैं, अब पैनक्रियाज के जूस उसको तोड़ने के लिए बेताब हैं। प्रोटीन, पेप्टॉन और प्रोटियोजेज ये चीजों को तोड़ना है, किसमें? डाइपेप्टाइड में। तभी तो इंटेस्टाइन के जूस में डाइपेप्टाइडेजेस प्रेजेंट था, जो डाइपेप्टाइड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगी अमीनो एसिड में। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, क्या तीनों के तीनों एक्टिव फॉर्म हैं? ये तीनों वही जूस हैं जो पैनक्रियाटिक जूस में आए थे, और ट्रिप्सिन ही ने सबको एक्टिवेट किया था, और ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करने वाला इंट्रोकाइनेज था जो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम किया था। अब आगे, पॉलीसेकेराइड स्टार्च बताया था ना मैंने, 70% और भी तो बचे होंगे, 70% अमाइलेज को, 70% स्टार्च को तोड़ने के लिए अमाइलेज यहां पे आता है, और पैनक्रेटिक अमाइलेज कहते हैं इसको, और डाइसेक्राइड्स में तोड़ देगा। क्या इन्हीं डाइसेक्राइड्स पे एक्शन चलेगी डाइसेक्राइडेजेस की, तब जाकर वो छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। आगे, फैट पे एक्शन चली लाइपेज की, कन्वर्ट हुआ डाइग्लिसराइड्स में, फिर आगे जब एक्शन चली तो मोनोग्लिसराइड्स में भी ये टूट गया। ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड पे जब पैनक्रेटिक न्यूक्लिएज चला तो ये न्यूक्लियोटाइड में टूटा। जब इस पे न्यूक्लियोटाइडेजेस का एक्शन होगा तो न्यूक्लियोसाइड में, जब इस पे न्यूक्लियोसाइडेजेस का एक्शन होगा तो आगे जाकर नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर में ही टूट जाएगा, जिनसे बना है उनमें ही टूटेगा ये। अब पैनक्रियाज के पैनक्रेटिक जूस का काम हो चला,
अब सकस इंटेरिकस के इंटेस्टिनल जूस जिसे कहते हैं, अब उनके एंजाइम काम में आएंगे ताकि जितने भी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उनको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ा जा सके। ये देखो, डाइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में बदलने के लिए सकस इंटेरिकस का डाइपेप्टाइडेजेस काम कर रहा। ये 3 के 3 यहां पे डाइसेक्राइड हैं, तो इन पे डाइसेक्राइडेजेस का एक्शन चलाएं। माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज, ये एंजाइम इनको तोड़ रहे हैं। सब में कॉमन क्या है? ग्लूकोज। माल्टोज टूटा ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल में, इधर था लैक्टोज तो इधर आ गया गैलेक्टोज, इधर है सुक्रोज तो शुक्र है कि जीएफ है, तुम्हें बताया पहले भी ट्रिक, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है भाई, आगे देखें जरा। न्यूक्लियोटाइड पे न्यूक्लियोटाइडेजेस का एक्शन होगा तो बदला न्यूक्लियोसाइड्स में, न्यूक्लियोसाइडेजेस का तो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस में। डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स पे एक्शन हुआ लाइपेज का, देन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में जाकर ये कन्वर्ट हो गया। ये तो याद हो गया होगा बच्चों को। 2015 का क्वेश्चन है, पूछा गया नॉट करेक्ट कौन सा है? नॉट करेक्ट आंसर आ गया होगा सी, ब्रनर्स ग्लैंड स्टमक में नहीं होता, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की बात यहां पे चलेगी। तो ब्रनर्स ग्लैंड की बात करें, खासकर ड्यूडेनम में होता है, इसलिए ड्यूडेनल ग्लैंड भी कहते हैं। क्या जितने भी बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स थे, क्या वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में टूट चुके, ब्रेकडाउन हो चुका, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में वो कन्वर्ट हो चुके? जेजनम में उनका एब्जॉर्प्शन चलेगा और इलियम में उनका एब्जॉर्प्शन चलेगा। जिनका एब्जॉर्प्शन हो गया वो तो ठीक, लेकिन जिनका नहीं हो पाया, जो अनडाइजेस्टेड, जो अनएब्जॉर्ब्ड रहे, वो सब्सटेंस अब कहां आ जाएंगे? लार्ज इंटेस्टाइन में वो पास आउट हो जाएंगे। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो सकस इंटेरिकस में नहीं है? सकस इंटेरिकस में कौन सा एंजाइम नहीं है? आंसर गया डी, क्योंकि न्यूक्लियेज पैनक्रेटिक जूस में मौजूद है। सकस इंटेरिकस में तो न्यूक्लियोसाइडेजेस और न्यूक्लियोटाइडेजेस प्रेजेंट हैं। एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए बार बार बोल रहा हूं, बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन की एक्टिविटी नहीं चलती, तो फिर भगवान ने लार्ज इंटेस्टाइन दी ही क्यों? काम का है। देखो, कुछ पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए, कुछ मिनरल और कुछ ड्रग्स। ये जो ड्रग्स की बात चल रही है, मेडिसिन की बात चल रही है, वो नहीं, ड्रग्स दो है ना, वो वाली नहीं है। तो यहां पर सिंपल सी बात है, ड्रग्स मेडिसिन के लिए। दूसरी बात, सिक्रीशंस ऑफ म्यूकस, जैसे जो फीकस है उसको भी तो ल्यूब्रिकेट करना है ना, चिकनाहट तो उसको भी मिलनी चाहिए, ताकि वहां पे भी सारे पार्टिकल्स आपस में इकट्ठा हो जाएं। जैसे माउथ में बोलस बनी थी तो वहां पे फीकस भी आपस में टुगेदर लुब्रिकेट होंगे इजी पैसेज के लिए, है ना, ताकि पॉटी इजी वे में बाहर रिलीज हो जाए। नेक्स्ट, जो अनडाइजेस्टेड है, जिसका डाइजेशन नहीं हो चुका, जो अनएब्जॉर्ब्ड है, जो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, उन्हीं को तो हम फीकस कहते हैं, स्टूल कहते हैं, एक्सक्रेटा कहते हैं। अब वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में एंटर करेंगे। इलियोसीकल वाल्व होगा यहां पे। जब इलियम से सीकम में उनका प्रवेश हो रहा होगा तो वो वहां पे लगी है वाल्व। वाल्व वही है जो कभी बैक फ्लो नहीं होने देता, विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर। टेम्पररी, कुछ देर तक के लिए ये रेक्टम में ही स्टोर होता है, और जिस समय डेफिकेशन होना है, बाहर निकालना है, उस समय चीजें एनस के थ्रू बॉडी से पोस्टीरियरली बाहर आ जाती हैं। अब यहां पर थोड़ा सा न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म की बात की गई है, और जरा समझते हैं। जीआईटी कहा जा रहा है इसे, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जिसे हम जीआईटी के नाम से जानते हैं। द एक्टिविटीज ऑफ जीआईटी आर अंडर न्यूरल एंड एंडोक्राइन कंट्रोल में होते हैं। बोला ना अभी, न्यूरो एंडोक्राइन यहां पे होता है। इसका मतलब हमारे एलिमेंट्री कनाल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, वहां पे न्यूरल भी काम कर रहा, वहां पे हार्मोनल भी काम कर रहा।
जब हम किसी चीज को देखते हैं, जब उसका स्मेल आता है, मम्मी खाना बना रही है किचन में, कुछ खाना टेस्टी बन रहा है, तो वहां पर भी पेट में क्या रिलीज होनी स्टार्ट हो जाएगी? गैस्ट्रिक जूस। मुंह में लार टपकने लगेगा। The sight, a smell and the presence of food in the oral cavity can stimulate the secretion of saliva. एक तो ओरल कैविटी में इससे तो रिलीज हो ही रहा है, एक स्मेल से भी रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल सिक्रेशंस, मतलब गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, इंटेस्टिनल मतलब इंटेस्टाइन, ऐसे ही न्यूरल सिग्नल से स्टिमुलेट हो जाते हैं। पेट में गैस्ट्रिक जूस निकलने लगेगा, इंटेस्टाइन में निकलने लगेगा। मस्क्यूलर एक्टिविटी डिफरेंट पार्ट्स के जो हैं, ये सारी तरीके से लोकल और सीएनएस से कंट्रोल होते हैं। अब देखो ना, जैसे स्टमक में आए हैं, मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन कराना है। मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन बिना नर्वस सिस्टम की आजादी के काम कर पाएगा क्या? नर्वस सिस्टम रेगुलेट करेगा तभी तो मसल्स अपना कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नर्वस सिस्टम की वजह से कर पाते हैं। अब ओवरऑल जो भी है, डाइजेस्टिव जूस कहां निकलना है, कितना निकलना है, ये सारा रेगुलेट करने की जो जिम्मेदारी है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास है। तुमने कुछ हार्मोन्स के नाम भी सुने होंगे, जैसे जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, कि ज्यादा मत निकालो गैस्ट्रिक जूस, इतना काफी है, उसके लिए जीआईपी काम कर रहा है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, नाम सुना होगा तुमने, सीसीकेपीजेड, कोलेसिस्टोकाइनिन, पैनक्रियोजाइमिन, सारी बातें एंडोक्राइन में दे रखी हैं, वही करेंगे। मतलब सब मिलकर काम यहां पे करते हैं। नेक्स्ट, ये टॉपिक से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये टॉपिक में क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है। यहां पे दो वैल्यू की चर्चा है, मैं पहले तुमको इससे बताता हूं। एक एनसीईआरटी ने दे रखा है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और एक दे रखा है फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। आखिर दोनों में क्या अंतर है? यहां पे फिजियोलॉजिकल वैल्यू वो वैल्यू है जब तुम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट खाते हो और तुम्हारी बॉडी में से पता चल रहा है कि वो कितना कैलोरी दे रही है, तो वो होता है फिजियोलॉजिकल वैल्यू, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ऑन कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन बॉडी। लेकिन अगर ये लेबोरेटरी में की जाए, बॉम्ब कैलोरीमीटर में की जाए, तो यहां से जितना हीट निकलेगा उसको बोलते हैं जीसीवी, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। तो जो लेबोरेटरी में होगा उसमें तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा ना। तो कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू आती है 4.1, उधर कितना आ रहा? 4। प्रोटीन की वैल्यू आ रही है 5.65, उधर कितना आ रहा? 4। फैट की कितनी आ रही है? 9.45, इधर कितना आ रहा? 9। समझ गए? जो बॉडी में चले वो फिजियोलॉजिकल वैल्यू, जो लेबोरेटरी में बॉम्ब कैलोरीमीटर में चले तो वो होता है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। दोनों 1 ग्राम फूड से ही की बात करते हैं। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी दे रहा है? 4। फैट 9 और प्रोटीन 4। कैलकुलेशन के लिए यही डेटा लेना, ठीक है। इसमें सेम वही बात लिखी गई है जो मैंने इस फ्लो चार्ट में तुमको समझाया है। कुछ बातें और हैं जो थर्मोडायनेमिक्स में तुम पढ़ते हो, तो एक बार ये पैराग्राफ जरूर रीड कर लेना, काम तो इसी से निकल जाएगा। और पूछा जाएगा क्वेश्चन कि एक आदमी ने 5 ग्राम बटर खाया, तो कैसे करोगे मल्टीप्लाई? बटर मतलब फैट, 9 और 5, 9 इंटू 5, 45 आ जाएगा। समझ गए? पानी में कोई कैलोरी नहीं होता, तो पानी के लिए कुछ भी नहीं करना है यहां पे यूज, ठीक है। नेक्स्ट आगे की पोर्शन है, अब यहां पे सुने जरा सा। अब है टॉपिक एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। जो भी खाना डाइजेशन से हो चुका, अब उनका एब्जॉर्प्शन करवाना है। कैसे एब्जॉर्ब कराएं उनको? आओ। एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे डाइजेशन से जो एंड प्रोडक्ट निकल कर आया, अब उनको इंटेस्टाइन के म्यूकोसा से लेकर ब्लड और लिम्फ में लेकर जाना है ना। ब्लड तो समझ में आती है कि ग्लूकोज बना, एमिनो एसिड्स बना, ब्लड में लेकर जाओ, लेकिन लिम्फ जो है क्या वो फैटी एसिड्स के लिए तो रहेगा ना। इट इज कैरिड आउट बाई, यहां पे 3 टाइप के ट्रांसपोर्ट चलते हैं, पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड। मैं ओवरऑल कहूं तो 2 ही टाइप के हैं। कैसे? एक्टिव जिसमें एटीपी लगता है, और पैसिव और फैसिलिटेटेड में तो कोई एटीपी लगती नहीं है। सिंपल सी बात बताओ तो पूछा जाएगा फ्रक्टोज का कैसे हो रहा है, तो बोलना फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, सिंपल। आगे देखो, अगर बोले कि मोनोसेक्राइड मतलब ग्लूकोज, अमीनो एसिड और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, बहुत ही छोटा छोटा अमाउंट है, अरे काम कर दो ना आराम से सिंपल डिफ्यूजन से। क्लोराइड आयंस हैं,
इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ भी है, अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, इसे बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं है, छोटे छोटे अमाउंट में है, तो काम सिंपल डिफ्यूजन से चल जाएगा, एनर्जी नहीं अप्लाई होती यहां पे। द पैसेज ऑफ दिस सब्सटेंसेस ब्लड, ये किस पे डिपेंड करेगा? कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट पे। तुमको पता है पैसिव में एटीपी नहीं लगता, अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट चलता है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन, तो सिंपल डिफ्यूजन में कोई एनर्जी नहीं लगती, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट पे चीजें डिपेंड करती हैं। कुछ सब्सटेंसेस जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, ये भी एब्जॉर्ब होते हैं, किसकी वजह से? कैरियर प्रोटीन की मदद से। तो ये लाइन जैसे ही आएगा बोल दोगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है। ये सब तो तुम पहले भी पढ़ चुके हो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, सेल वाले चैप्टर में, कि अगर कोई प्रोटीन मदद कर रहा है किसी को जाने में तो मेनली ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है विदाउट एटीपी कंजप्शन। पानी का ट्रांसपोर्ट तो ऑस्मोसिस से हो ही जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत तब पड़ती है जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करवाना हो, तो उस समय जरूरत पड़ती है किसकी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, जैसे बहुत सारे अमीनो एसिड, बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स, सोडियम आयन वगैरह ये सब। तो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल का फिर क्या? ग्लूकोज और अमीनो एसिड तो ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे, लेकिन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये इनसॉल्युबल होते हैं, ये सॉल्युबल फॉर्मेट में होते नहीं हैं। तो सबसे पहले इनके ऊपर में एक प्रोटीन की कोटिंग चढ़ानी होगी, जिन्हें बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। पहले फैट के ग्लोब्यूल्स पे प्रोटीन की कोटिंग चढ़ानी होगी, फिर इनको लिम्फ के वेसल्स में डालना होगा, जो कि विलाई के अंदर लैक्टेल्स प्रेजेंट थी ना, उसके अंदर डालना होगा। फिर उसके बाद लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली उसको ब्लड स्ट्रीम में ही डाल देंगे। मतलब सिंपल शब्दों में कहूं तो देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट की बात हो गई, पैसिव ट्रांसपोर्ट अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, तीन तरीके हैं, सिंपल, फैसिलिटेटेड और ऑस्मोसिस। चलो मुझे बताओ, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड ग्लूकोज, सिंपल, फ्रक्टोज, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, पानी का ऑस्मोसिस से, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के बेसिस पे। देखो ना, ये जितनी भी चीजें हैं, क्या डायरेक्टली ब्लड इनको एब्जॉर्ब कर लेगा? लेकिन नखड़े कहां हैं? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। इनसॉल्युबल हैं तो पहले प्रोटीन की कोटिंग चढ़ानी होती है, तब काइलोमाइक्रॉन बन जाता है ना। थोड़ा धोखा करना होता है तो प्रोटीन की कोटिंग चढ़ाते हैं कि ये फैट नहीं है, ये प्रोटीन ही है। नेक्स्ट, हमारे एलिमेंट्री कनाल के डिफरेंट पार्ट्स में एब्जॉर्प्शन होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, थोड़ा ही सही, लेकिन माउथ में भी तो होगा, स्टमक में भी तो होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होगा, बट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आकर सिंधा स्मॉल इंटेस्टाइन। एक समरी है तुम्हारे सामने, इस समरी में बताया गया है कि माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब जगह एब्जॉर्प्शन चल रहा है अलग अलग चीजों की। इसमें लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे मैक्सिमम तो स्मॉल इंटेस्टाइन में चल रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी पानी का हो रहा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। ठीक, तो इसको एक बार रीड कर लेना, जनरल सी बात लिखी गई है इसमें। अब खाने का एब्जॉर्प्शन हो चुका, जितने भी छोटे छोटे टुकड़े थे सारे हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ चुके, चाहे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल भी लिम्फ वेसल्स के ही थ्रू सही, लैक्टेल के थ्रू सही आ तो गए हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में। अब ब्लड के रास्ते उनको सेल तक पहुंचाया जाएगा, मतलब पहले टिश्यू तक उनको पहुंचा दिया जाएगा, अब टिश्यू से फिर सेल में बंटवारे हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस टिश्यू तक पहुंच गए, अब इसी प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। अब ध्यान देना, जो भी डाइजेस्टेड वेस्ट था, जो काम में नहीं आया, जो अनडाइजेस्टेड था, वो सॉलिडिफाई होकर, सारे सॉलिड के फॉर्मेट में होकर आगे ये रेक्टम में जाकर स्टोर हो गया था। अब एक न्यूरल रिफ्लेक्स क्रिएट होगा, एक अंदर से डिजायर क्रिएट होगी, तो जाकर यहां पे जो रेक्टम है इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, इसमें पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट होगा, तो डेफिकेशन हो जाएगा एनल ओपनिंग के थ्रू। एक वॉलेंट्री प्रोसेस है, मतलब खुद की इच्छा है तो ये बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगी बाय द हेल्प ऑफ मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मतलब जो भी डाइजेस्टिव वेस्ट था रेक्टम में, जब न्यूरल रिफ्लेक्स आएगा, अर्ज और डिजायर अंदर से क्रिएट होगी उसके रिमूवल की, तो फीकस का इजेशन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा थ्रू द एनल ओपनिंग। इसे डिफिकेशन कहते हैं। जैसे देखो ना, ये देखो, ध्यान देना, जैसे ये रही एलिमेंट्री कनाल,
फूड की एंट्री यहां से हुई, फीकस यहां से निकल गया जो अनडाइजेस्टेड रहा। जो डाइजेस्ट हुआ था एलिमेंट्री कैनाल में वो जाकर ब्लड में चला गया। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हुई, और ब्लड से बॉडी के टिश्यूज तक जाना, बॉडी के सेल्स तक जाना, हमने इसे एसिमिलेशन कहा, वहां जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। बाकी फीकस निकल गया, सॉलिडिफाई होकर बाहर, जब भी अर्ज रिफ्लेक्स आया तो डिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया नीट 2019 में, आंसर आ चुका है, आंसर आना चाहिए डी। समझ में आ गया होगा क्यों। देखो रेनिन की बात करें, ये एक मिल्क प्रोटीन है। इंटेरोकाइनेज यही है जो ट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट करती है ट्रिप्सिन में। ऑक्जेंटिक सेल से HCl निकलता है, साथ में विटामिन B12 को CIF फैक्टर याद होगा, फ्रक्टोज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के लिए। पॉज कर जरूर करना इन क्वेश्चंस को अच्छे से। जैसे ये क्वेश्चन देखो 2014 का है, फ्रक्टोज कौन से ट्रांसपोर्ट से, तो डायरेक्ट बोलो F फॉर फ्रक्टोज एंड F फॉर आंसर बी। आ रहा है ना, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट अब आखिरी टॉपिक है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के बीमारियां, डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं सुने। विच इज मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शन, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, चाहे बैक्टीरियल प्रॉब्लम हो, वायरल प्रॉब्लम हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हमारे इंटेस्टाइन ही सूज जाते हैं, हमारी इंटेस्टाइन में सूजन स्टार्ट हो जाती है। अब ये इन्फेक्शन करने वाले कौन कौन है, वैसे कुछ पैरासाइट्स हैं, जैसे टीनिया, टेपवर्म जिन्हें कहते हैं, राउंडवर्म, अस्कैरिस को कहते हैं। थ्रेडवर्म की बात करें तो थ्रेडवर्म किनको कहा जाएगा, थ्रेडवर्म किनको कहा जाएगा, कमेंट करना। ये हुकवर्म की बात करें तो हुकवर्म किनको कहेंगे, अनकाइलोस्टोमा को। पिनवर्म की बात करें तो हम एंटेरोबियस को कहते हैं। अब ये कमेंट में बताना मुझे कि थ्रेडवर्म जो है ये थ्रेडवर्म किसका नाम होता है। नेक्स्ट सबसे पहली बीमारी जिसका नाम है जॉन्डिस। पहले तो मैं सारी बीमारियां तुमको बता दूंगा, फिर बीमारियों की जो मेन पॉइंट है एक बॉक्स के फॉर्मेट में आएगी। जॉन्डिस कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है, लीवर। ऐसी क्या चीज है जो जॉन्डिस में डिपॉजिट हो रही है जिसके कारण पीलापन आ रहा है, हमारी आंखों के पास, हमारे स्किन में बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन नाम का बाइल पिगमेंट डिपॉजिट हो रहा है। वॉमिटिंग सबसे इंपॉर्टेंट, वॉमिटिंग का सेंटर कहां है, मतलब वॉमिट सेंटर कहां है, तो बोलेंगे मेडुला। वॉमिटिंग होती क्या है, हमारे स्टमक की जो भी कंटेंट है उसका माउथ के थ्रू इजेक्शन, हम इसे वॉमिटिंग कहते हैं। ये हमारे मेडुला ऑब्लंगेटा के रिफ्लेक्स एक्शन के कारण कंट्रोल होती है। पहले वॉमिटिंग की एक डिजायर क्रिएट होती है और उसके बाद वॉमिटिंग हो जाता है। वॉमिटिंग की डिजायर नॉसिया कहलाती है। डायरिया जिसमें लूज मोशन हो रहा होता है, बॉवेल मूवमेंट बिल्कुल एबनॉर्मल हो चुका, अब नॉर्मल नहीं रह चुका, बार बार लूज मोशन हो रही है। हमारे फीकस जो हैं उनमें लिक्विडिटी बढ़ गई है, मतलब जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का पानी को एब्जॉर्ब करने का काम था, तभी तो लूज मोशन में वहां पर पानी आ रही है ना, क्योंकि अब तो एब्जॉर्ब कर ही नहीं रहे वो, तो हमने इनको डायरिया कहा है। इसका मतलब डायरिया में खाने का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए लूज मोशन में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन में क्या है, यहां पे भी बॉवेल मूवमेंट्स क्या हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन में जो हमारे पास कोलोन है ना, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड, यहां पे ही फीकस अटका रह जाता है, फीकस आगे नहीं मूव कर पाता, क्योंकि हम अपने खाने में अच्छे से सेल्यूलोज का, फाइबर्स का इस्तेमाल नहीं करते या अच्छे से पानी नहीं पीते टाइम पे, इसके कारण कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इनडाइजेशन, दबा दबा कर खाने को खाया, बिल्कुल पार्टी में गए दबा कर खाने को खाया है ना, तो फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड। अब एक आती कि पेट भरा हुआ है लेकिन खाना तो खाया नहीं है, फिर भी लगता है पेट भरा सा है, क्योंकि खाना इतना पेट में दबाकर खाया, एंजाइम्स सिक्रीट ही नहीं हो पाए। इसके बाद ऐसा होता है कि मानकर चलो कभी चिंता कोई है, उसके कारण भी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। कभी तुमने फूड पॉइजनिंग, कोई ऐसा खाना खा लिया तुमने, बाहर का कोई स्ट्रीट फूड खा लिया, उसके कारण भी होती है इंडाइजेशन।
ओवर ईटिंग, दबाकर खाना खाया, स्पाइसी फूड, मसालेदार खाने खाए हैं, तो इसके कारण भी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। ये सारी काम की बातें इसमें लिखी हुई हैं, एक एक पॉइंट में बनाकर सारी चीजें एकदम तुम्हारे लिए लिखी हुई हैं। ये जितने भी हैं बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, ये भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो याद रखना इन बीमारियों के नाम टोटल 6 हैं, एनसीईआरटी में 5 हैं और पहला इन्फ्लेमेशन। आखिरी पेज जिसमें जिक्र है PEM का, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन। इसमें 2 बीमारियां आती हैं, एक बोलते हैं क्वाशियोरकर और एक को बोलते हैं मैरस्मस। इससे क्वेश्चन नीट में बहुत सालों से नहीं बने हैं, बनने के पूरे चांसेस हैं नीट 2022 में। ध्यान से सुनेंगे इस टॉपिक को, इंपॉर्टेंट है। डाइटरी डेफिशिएंसी, प्रोटीन की कमी और कैलोरी की कमी, ये पूरी दुनिया में फैली हुई है उन देशों में जो देश अंडर डेवलप्ड हैं, जैसे साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। ये ऐसे देश हैं जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहां पे प्रोटीन बहुत ही कम मिल रहा है लोगों को, और इसके साथ साथ जो टोटल फूड कैलोरी है जितनी मिलनी चाहिए वो बहुत कम मिल रही है। इसके कारण प्रोटीन की कमी हो रही है और एनर्जी की कमी हो रही है। देखो, प्रोटीन नहीं मिल पा रहा, प्रोटीन की कमी, टोटल फूड कैलोरी नहीं मिल पा रही तो एनर्जी की कमी, मैल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण के शिकार। प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन उस जगह ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है जहां पे प्रॉब्लम ड्राउट का चल रहा है। जैसे जिस देश में सुखाड़ का प्रॉब्लम चल रहा है, सूखा आ चुका है उस देश में अनाज नहीं मिल पा रहा, ज्यादा महंगे अनाज मिल रहे हैं। जिस देश में कोई पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे श्रीलंका, वहां प्रॉब्लम देखी जा सकती है। फैमीन, जहां अकाल पड़ गया है, खाने का प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है, ये सब जिस जगहों पे हो रहा है उस जगहों पे प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन देखी जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ बांग्लादेश में ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर, और इथोपिया में भी देखा गया ड्यूरिंग द सीवियर ड्राउट इन मिड 80s के टाइम पे बहुत ज्यादा वहां पे सूखा पड़ा था। प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन में 2 बीमारियां आती हैं, मैरस्मस और क्वाशियोरकर। ध्यान रखेंगे, मैरस्मस देखने में छोटा लगता है नाम, क्वाशियोरकर नाम बड़ा लगता है। तो मैरस्मस 1 साल से छोटे वाले बच्चों में होगा और 1 साल से बड़े वाले बच्चों में याद रखेंगे क्वाशियोरकर। सुने ध्यान से, यहां पर क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। इसके पहले मैं तुमको एक डिफरेंस क्रिएट करता हूं। ये बच्चा तुम्हें लग रहा होगा देखने में बड़ा है, ये इस बच्चे के कंपैरिजन में इस बच्चे को क्वाशियोरकर हुआ है और इस बच्चे को मैरस्मस हुआ है। तुम देखोगे बिल्कुल लीन एंड थीन कौन बच्चा है, तो मैरस्मस वाला, बिल्कुल सारे मसल्स सब कुछ उतर गई है। इस बच्चे को देखो, प्रोट्यूबरेंस ऑफ बेली दिख रहा होगा तुम्हें, और यहां पे भी फैट डिपॉजिट तुमको दिख रहे होंगे। यहां पे फैट डिपॉजिट है क्योंकि इस बच्चे को खाना तो मिल रहा है ना, भले ही प्रोटीन इसके खाने में कम है, लेकिन इसमें तो बेचारे में प्रोटीन भी नहीं है, उतने अच्छे से कैलोरी भी नहीं मिल पा रहा। इसमें प्रोटीन तो मिल रहा है, प्रोटीन नहीं मिल रहा, कैलोरी तो मिल रहा है इसमें। तो ध्यान रखना, क्वाशियोरकर में प्रोटीन नहीं मिल रही, कैलोरी तो मिल रहा है, इसलिए हल्के हल्के फैट भी हैं। इस बच्चे में कुछ भी नहीं मिल रहा, तो ये मैरस्मस है। देखो पहले डिफरेंस, फिर चलेंगे उस पैराग्राफ में। क्वाशियोरकर में प्रोटीन की कमी है, मैरस्मस में प्रोटीन कैलोरी दोनों की कमी है। एज, चाइल्ड मोर देन 1 ईयर, क्वाशियोरकर बड़ा नाम है ऐसे याद रखना, और 1 साल से छोटे वाले बच्चों में मैरस्मस। रीजन क्या है, मानकर चलो मदर की मिल्क मिल नहीं पा रही और बच्चों को हाई कैलोरी का खाना दे रहे हैं, लेकिन प्रोटीन दे नहीं रहे, उस खाने में दाल अंडे वगैरह दे नहीं रहे। मैरस्मस में मदर का मिल्क तो छूट गया और मदर जो खाने दे रही है उनको, ना उसमें प्रोटीन वाला डाइट है, ना उसमें कैलोरी वाला डाइट है, कुछ मिल ही नहीं रहा बच्चे को खाना, क्योंकि एक अगला बच्चा ऑलरेडी आ चुका है और माँ बाप भी गरीब हैं तो बच्चों को प्रोवाइड नहीं करा पा रहे। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे पता चलेगा इनको क्वाशियोरकर, एक्सटेंसिव एडेमा, तुमको बॉडी में स्वेलिंग मिलेगी, हर एक जगह पे, पैर में मिलेगी, पेट में मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी। वेस्टिंग ऑफ मसल्स में बिल्कुल ऐंठन आ चुकी होगी और लिम्स पूरे पतले हो चुके होंगे। इनमें एक्सटेंसिव इमैसिएशन, इसमें स्वेलिंग है, इसमें स्वेलिंग नहीं है, बॉडी पूरा पतला हो चुका है, स्किन तो बिल्कुल सूख गया है, बिल्कुल पतला, बिल्कुल झुर्रियां आ चुकी हैं, लिम्स बहुत पतले हो चुके हैं।
ये बातें तो डिफरेंस थी क्वाशियोरकर और मैरस्मस में, लेकिन दो बातें जो कॉमन है कि दोनों का ग्रोथ रेट और बॉडी का वेट कम होगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट, ब्रेन की और मेंटल डेवलपमेंट उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा दोनों बच्चों का। सबसे पहले देखेंगे हम लोग मैरस्मस के बारे में। मैरस्मस वो बच्चे को हुआ जिनमें प्रोटीन की भी कमी है और जिनमें कैलोरी की भी कमी है। एनसीईआरटी साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी, मतलब दोनों चीजों की प्रॉब्लम यहां पे हुई है। ये 1 साल से छोटे वाले बच्चों में होता है। अगर मदर की मिल्क बहुत जल्दी ही रिप्लेस कर दिया गया कुछ ऐसे फूड के साथ जिनमें प्रोटीन भी नहीं है, जिनमें कैलोरी भी नहीं है, ये अक्सर ऐसे के साथ होता है जिनके मदर ने सेकेंड प्रेगनेंसी ले लिया, चाइल्ड बर्थ हो रहा है और जो पहले वाला इन्फेंट था वो बहुत ही छोटा है और नए बच्चे की तैयारी भी हो रही है। मैरस्मस में प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण ग्रोथ रिप्लेसमेंट, टिश्यू प्रोटीन ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रहा, टिश्यू में प्रोटीन नहीं है उस तरीके से जो काम करे, मसल्स बिल्डिंग करे, एक्सट्रीम बॉडी पूरा पतला दुबला हो चुका है, स्किन ड्राई, थीन, रिंकल हो चुके हैं, ग्रोथ रेट, बॉडी वेट कुछ भी नहीं हो रहा, ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा। क्वाशियोरकर, प्रोटीन की कमी है लेकिन कैलोरी तो मिल रहा है। मदर की मिल्क को पहले ही रिप्लेस कर दिया गया हाई कैलोरी डाइट के साथ, प्रोटीन कम के साथ। ये जनरली 1 साल से बड़े वाले बच्चों को होता है। मैरस्मस की तरह इसमें भी मसल्स की वेस्टिंग होती है और लिम्स पतले हो जाते हैं और ग्रोथ वगैरह होती नहीं ब्रेन की। लेकिन मैरस्मस की तरह अगर हम बात करें, क्वाशियोरकर में इडेमा देखने को मिलता है। ये इडेमा वहां नहीं मिलती, वहां तो इमेसिएशन, बॉडी बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है। इसमें बॉडी की स्वेलिंग मिलेगी लेकिन वहां ये चीज देखने को नहीं मिलती। क्वेश्चन करें, 2012 का क्वेश्चन है एंजाइटी, तो डायरेक्ट आंसर आ गया होगा इंडाइजेशन। नेक्स्ट, जॉन्डिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ, तो स्किन और आई मत लगाना, डाइजेस्टिव सिस्टम जाएगा आंसर, समझ गए। तो जितने भी क्वेश्चन थे ना वो पॉज कर जरूर लगाना, मैंने थोड़ा फास्ट किया है इनको ताकि कम टाइम में ये चीज तुम कर पाओ रिवीजन भी। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका पूरा का पूरा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अगले दिन रात को 9 बजे अपलोड होगी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की वीडियो। प्रीमियर चलेगा तो अपने रूटीन में 9 बजे का टाइम टेबल 9 बजे से लेकर 11 बजे का रखना। ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए अभी कंटिन्यूअसली चलता रहेगा और 23 जून को सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, यह वादा है और ये पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। समझ गए, एक भी लाइन मैंने एनसीईआरटी की छोड़ी नहीं है और जहां जरूरत थी की पॉइंट की, नोट्स की, याद करने की, टेबुलर चार्ट मैंने वो देने की तुम्हें कोशिश की है। अब रहा पूरा तुम्हारा कि कैसे तुम इस चैप्टर को और भी कंसाइज करते हो। 2x पे वीडियो देख लेना, कभी भी रिवीजन करना हो तो और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। 16 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और हमेशा मुझे प्यार दिखाने के लिए, हमेशा चैनल को प्यार करने के लिए, मुझे प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर कंडीशन में तुम मेरा साथ देते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।